नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द एजुकेशन कैटलिस्ट में स्वागत है और मैं हूं पंकज उत्पल। दोस्तों, आज हम लोग जिस चैप्टर करने जा रहे हैं वो है आपका कम्युनिकेशन। और ये जो आपका नेट का फर्स्ट पेपर है उसकी क्या है, उसमें सिलेबस का जो चौथी इकाई है उसमें शामिल है और 5 नंबर का 5 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आते हैं। जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया होगा, जो कि मैंने सिलेबस से संबंधित था, उसमें कराया हुआ है कि किस चैप्टर से कैसे कैसे हमें तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आज जो करने जा रहे हैं वो नेट का जो फोर्थ इकाई है उसको करने जा रहे हैं। और तो हम लोग कम्युनिकेशन देखें उससे पहले क्या थोड़ा समझ लेते हैं सिलेबस। एक बार फिर से यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं सिलेबस क्या है कम्युनिकेशन वाले चैप्टर का। कम्युनिकेशन मतलब अगर हिंदी में कहें तो इसको क्या बोलते हैं, संप्रेषण। ठीक है, तो सिलेबस में क्या है, पहला तो संप्रेषण क्या है इसी के बारे में जानना है। दूसरा क्या है, संप्रेषण का अर्थ जानना है, प्रकार जानना है, और क्या जानना है आपको, अभिलक्षण जानने हैं, क्या क्या संप्रेषण के अभिलक्षण होते हैं। दूसरा इसके बाद क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा। प्रभावी संप्रेषण के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद वर्बल एंड नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ना है, जो अंतर सांस्कृतिक कम्युनिकेशन होता है उसके बारे में अलग से ही दिया हुआ है इसमें, उसको भी आपको क्या है देखना है। यहाँ पे अंतर सांस्कृतिक कम्युनिकेशन के बारे में क्या है हमें जानना है, एवं सामूहिक संप्रेषण क्या होता है उसके बारे में जानना है। हम लोग इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिससे 2 क्वेश्चन लगभग आते हैं आप लोगों के पेपर में, फर्स्ट पेपर में, वो है आपका कच्चा संप्रेषण। इससे क्या है कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका क्या हो जाता है, गोला दिमाग में बिल्कुल गोला हो जाता है। ठीक है, कच्चा संप्रेषण हो गया। और इसके बाद जो सिलेबस में वो क्या है, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं। ठीक है, इसके बारे में क्या है फिर हम लोगों को पढ़ना है। और लास्ट इसी पार्ट में वो है जन मीडिया अर्थात मास मीडिया एवं समाज। ये हो गया इसका टोटल सिलेबस, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। और 1-1.5 घंटे की जितनी भी क्लास होगी ये आपका, देखिए अभी आपके पास इतना टाइम नहीं बैठा कि आप उसकी थ्योरी पढ़ने बैठें या बहुत ज़्यादा, ये बिल्कुल टोटल कंप्लीट कोर्स होगा कम्युनिकेशन से संबंधित, जो कि आपके लगभग जो इससे पहले लास्ट ईयर में क्वेश्चन आए हुए उनको भी मैंने यहाँ पर कुछ अपने पास रख लिया है, जिससे क्या है कि आपको बताने में थोड़ी मुझे हेल्प मिले। और मैं इसको स्ट्रक्चरल वे में पूरा एक तरफ से कराते हुए चलूँगा। जो भी कहीं पे भी आपको समस्या हो तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं आपके क्या है क्वेश्चन को देखने की कोशिश भी करूँगा। और अगर ज़रूरी होगा तो कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको सही लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी क्या है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी रामायण आज की। क्या है हम लोगों की आज की रामायण, वह है कम्युनिकेशन। ये आजकल का सबसे बड़ा चीज़ क्या है, कम्युनिकेशन। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो आपका मामला गड़बड़ हो जाने वाला है। देखिए 2012 में तो सीधे सीधे कम्युनिकेशन से पूछा ये गया था कि जो कम्युनिकेशन है शब्द वो किससे बना हुआ है। आपको पता है नॉर्मली जो अंग्रेजी के वर्ड्स होते हैं वो लैटिन वगैरह से लिए गए होते हैं। तो लैटिन के 2 वर्ड्स हैं, कम्यून्स एंड कम्युनिकेयर्स। ऐसा माना जाता है कि जो कम्युनिकेशन का निर्माण हुआ है इनसे हुआ है। किससे, कम्यून्स। 2012 का क्वेश्चन आप अगर आपने यहाँ से पढ़ा होता तो सिंपल सी बात है आपका सही हो जाता। ऐसा माना जाता है कि लैटिन के कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेयर शब्द से क्या है, संप्रेषण से की उत्पत्ति हुई है या कम्युनिकेशन की उत्पत्ति हुई है। अगर अब इसको हिंदी वाले वर्जन में देखें हम लोग, हिंदी में कैसे समझेंगे इसको हम लोग, संप्रेषण। आपने अगर संधिच्छेद पढ़ा होगा तो सिंपल सी बात है, संधिच्छेद क्या होगा, सम प्लस प्रेषण। तो ये हो गया संप्रेषण। और सम मतलब समान रूप से, और प्रेषण मतलब प्रेषित करना, अर्थात समान रूप से भेजना या प्रेषित करना, आदान प्रदान करना, आदान प्रदान करना। प्रेषण मतलब आदान प्रदान। ठीक है दोस्तों, तो कम्युनिकेशन क्या होता है कि किन्हीं मतलब 2 व्यक्तियों या 2 से अधिक व्यक्तियों या एक सिंगल साइडेड भी कम्युनिकेशन हो सकता है, भी हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो क्या होता है जब किसी आपको अपने जो विचार होते हैं उनका क्या होता है आप आदान प्रदान कर रहे होते हैं, वो क्या कहलाता है आपका कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन कहलाता है। उसमें विचार हो सकते हैं, संदेश हो सकते हैं, आपकी सूचनाएं हो सकती हैं। इन सबका क्या है, हम लोग एक दूसरे के बीच में क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं। तो वो क्या कहलाती है पूरी प्रक्रिया, कम संप्रेषण कहलाती है, कम्युनिकेशन कहलाते हैं। तो उत्पत्ति आप लोग समझ गए होंगे किससे हुई है, कम्युन से हुई है और कम्युनिकेयर से हुई है। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये 2012 का आया हुआ है, अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन की किन शब्दों से उत्पत्ति हुई है। तो उसमें ऑप्शन दिया है कम्युनिस्ट एंड कम्युनिकेयर, कम्युनिस्ट एंड कम्यून, कम्युनिज्म एंड कम्युनलिज्म, कम्युनियन एंड कॉमन सेंस। तो आपको आंसर मिल गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम 2 व्यक्ति तो होने चाहिए। उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, वो सिंगल डायरेक्शन भी हो सकती है, दो मतलब दोनों तरफ से हो सकता है, कन्वर्जन टाइप में चल रहा होगा, ठीक है। तो दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है ये। पहली बात तो आप ये जान लीजिए, अकेले व्यक्ति के अंदर जो होता है वो अलग चीज़ होती है, उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। क्या होता है, कई बार क्या होता है, आदमी अपने अंदर भी कई बार क्या कहता है, एक प्रकार का कम्युनिकेशन होता है। हमारे जो माइंड होता है उसमें 2 प्रकार का होता है, आपको पता होगा। एक कॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है, और एक होता है सबकॉन्शियस। तो दोनों में क्या होता है, कई बार प्रतिद्वंद्विता चलती रहती है और एक प्रकार का उनके बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन स्थापित हो जाता है। तो ये दो से अधिक लोगों के बीच जो प्रक्रिया संपन्न होती है उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया गया जाता है, कम्युनिकेशन के द्वारा किनका आदान प्रदान किया जाता है, आपके पास सूचनाएं होंगी, सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। दूसरी बात क्या होगा, मैसेजेस होंगे, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, आपके थॉट्स हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। और ये तीनों चीज़ों का जो आदान प्रदान होगा वो कितने माध्यमों से हो सकता है, क्या सिर्फ बोलकर किया जा सकता है, नहीं। तो इसको 3 माध्यमों से किया जा सकता है। पहला क्या हो सकता है, वो क्या हो, लिखित हो। दूसरा क्या हो सकता है, वो मौखिक हो। और तीसरा क्या हो सकता है, सांकेतिक हो। सांकेतिक से आप समझते हैं, आप लोगों ने भरे भवन में नैनन सुख करे नौनन सुख बात वाली बिहारी को पढ़ रखा होगा। तो ठीक है, ये 3 टाइप्स होते हैं और जिनके द्वारा क्या है, हम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में क्या है, अपनी सूचनाओं, मैसेजेस या विचारों को क्या है, आदान प्रदान कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, कम्युनिकेशन के लिए 2 लोग जरूरी होते हैं, 2 लोग बिल्कुल नेसेसरी होते हैं। जिसका जो फर्स्ट सिरा होता है, जो कि सबसे पहले होता है किसी भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, आपको उसको बोलते हैं सेंडर। दूसरा क्या होता है, जो सेकंड होता है, उसको बोलते हैं रिसीवर। आप लोगों ने रिसीवर सुन रखा होगा। उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं रिसीवर को, सेंडर टू रिसीवर। जो पूरी प्रक्रिया कम्युनिकेशन की चलती है उसको बोलते हैं प्राप्तकर्ता हिंदी में, और इसको बोलते हैं प्रेषक। तो इन दोनों के बीच में जो प्रक्रिया संपन्न होती है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। एक थियो हेमान महोदय हैं और उन्होंने कहा गया है कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचना और संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं। जैसा मैंने पहले आपको बता दिया, संप्रेषण मनुष्य को जानने व बताने की जिज्ञासा की पूर्ति करता है। संप्रेषण क्या करता है कि हर इंसान के अंदर क्या होती है, अपनी जो अंदर चल रहा होता है उसको क्या होता है, जानने या बताने की क्या होती है, इच्छा होती है। मतलब क्या होता है कि हमें किसी के अंदर क्या चल रहा है वो जानने की इच्छा होती है, या हमारे अंदर क्या चल रहा है वो क्या होता है, बताने की इच्छा होती है। तो ये जानना और बताने की जो प्रक्रिया होती है, इसको जो पूर्ण करता है वो कौन करता है, पूर्ण करने वाला कौन होता है दोस्तों, वो होता है आपका कम्युनिकेशन। अगर ये कम्युनिकेशन ना हो तो क्या आप ये अपने आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं क्या किसी और तक पहुंचा पाएंगे, ये संभव नहीं है। कोई डाटा तो है नहीं कि आपने फीड किया और इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। उसको फीड करने की आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई कम्युनिकेशन के बारे में थियो हेमान का जो स्टेटमेंट था, उसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब थोड़ा समझ लेते हैं नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। जैसा सिलेबस में है वही हम लोग साथ में देखते हुए चल रहे हैं। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रकृति क्या होती है कम्युनिकेशन की। पहली बात तो ऐसा माना जाता है कि जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है। अगर आप लोगों ने प्रारंभिक क्लासेज में साइंस की परिभाषा पढ़ी होगी तो बताया गया होगा क्या किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो ये कला भी है और विज्ञान भी है। इन दोनों के क्यों है एक कला और क्यों है विज्ञान, क्योंकि विज्ञान तो आप ऐसे समझिए कि कम्युनिकेशन में क्या होता है, क्रमबद्धता होती है। क्योंकि आप साइंस का जैसे जब अध्ययन कर रहे होते हैं तो उसमें हम बताया गया जाता है उसमें आपका क्रमबद्ध होना चाहिए। तो क्रमबद्धता इसको क्या हो जाती है, साइंस के लिए जाती है। और क्या होता है कला, क्यों, क्योंकि जो आर्ट होता है उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है, अभ्यास की जरूरत पड़ती है आर्ट के लिए। कि आपको जो किसी को
जो प्रस्तुत करने की जो अभिव्यक्ति होती है वो क्या कहलाती है, आपका आर्ट कहलाती है। तो उसकी भी जरूरत पड़ती है, इसलिए ये क्या है, आर्ट भी है और साइंस है। और इन मॉडर्न एरा तो आप इसको कह सकते हैं कि ये पुराने समय में तो कला रही होगी, परंतु आज समय में क्या हो गया है, आधुनिक समय में क्या हो गया है, विज्ञान हो गया, नया विज्ञान हो गया है। और जिसके अंदर एक कम्युनिकेशन का स्किल अच्छी है, वो क्या है, बहुत अच्छे से अपने विचारों को किसी समाज में पहुंचा सकता है और वहां पर क्या है, यश सम्मान आदि प्राप्त कर सकता है। अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन की स्किल अच्छी नहीं है तो आपका गोला गोल हो जाने वाला है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो हमको यहाँ पर समझना है, पहली चीज़ क्या है, आर्ट है साइंस, तो ये दोनों है, ये हमने समझ लिया। अगली चीज़ जो हमें समझनी है वो क्या है, ये एक मार्गी होता है, वन मतलब वन सिरे से ऐसे चलता है, या द्विमार्गी होता है। एक मार्गी होता है, वन वे ट्रैफिक है, या टू वे ट्रैफिक है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक मार्गी भी हो सकता है और ये दो मार्गी भी हो सकता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप से होता है। एक मार्गी ये होता है जिसमें केवल क्या होता है, जिसमें जो आपका सेंडर होता है, जो आपका प्रेषक होता है, वो क्या होता है, मेन स्थिति में होता है, लेकिन जो रिसीवर होता है वो क्या करता है, उसी कोई कंडीशन क्या होती है, ऐसी होती है कि वो केवल संदेश को प्राप्त कर सकता है, फीडबैक नहीं दे सकता। तो जिसमें क्या हो, फीडबैक आप ना दे सकें, आप क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा एक मार्गी संप्रेषण है, कौन सा दो मार्गी संप्रेषण है, या द्विमार्गी संप्रेषण है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप कैसे टैकल करेंगे, तो आपको अगर ये पता होगा इसमें रिसीवर क्या फीडबैक दे सकता है या अपना विचार वगैरह दे सकता है, वो क्या होता है, वो आपका एक मार्गी नहीं हो, एक मार्गी में आप फीडबैक नहीं दे सकते, फीडबैक नहीं दे सकते, पहली चीज़ ये जान लीजिए। द्विमार्गी वाले में जो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, फीडबैक आप दे सकते हैं। फीडबैक क्या होता है, प्रतिक्रिया क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें फीडबैक द्विमार्गी संप्रेषण में। ठीक है, तो एक मार्गी के अंतर्गत क्या होता है, एक मार्गी के अंतर क्या होता है कि सिंपल सी बात है कि जहाँ पर अथॉरिटेरियन व्यू होता है, जहाँ पहली बात तो एक चीज़ जान लीजिए, ये डेमोक्रेटिक नहीं होता, लोकतांत्रिक नहीं होता। लोकतांत्रिक में क्या होता है कि दो टाइप से ऐसा माना जाता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कि दोनों तरफ से क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। लेकिन एक मार्गी में क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं होती, सिर्फ एक तरफ से। जैसे मोदी जी मन की बात करते हैं तो क्या एक मार्गी है, तो कुछ हद तक क्या है, एक मार्गी कहा जा सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, उन्होंने लोगों से फीडबैक मंगवाए होते हैं, उनको भी उसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, आप ऐसा मान लीजिए टीवी में सीरियल वगैरह चल रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, एक मार्गी संप्रेषण होता है, आप उससे क्या है आनंद ले रहे होते हैं, लेकिन क्या है आप उसको कुछ फीडबैक वगैरह नहीं दे पा रहे होते हैं। और दूसरी चीज़, जैसे सपोज करिए एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जो मतलब नुक्कड़ नाटक वगैरह आप लोगों ने सुने, नाम सुन रखा होगा नुक्कड़ नाटक वगैरह, ये एक मार्गी है या बहुमार्गी है, द्विमार्गी है। तो नुक्कड़ नाटक क्या होता है, एक मार्गी होता है, क्योंकि वहाँ फीडबैक का कोई मामला नहीं होता। क्यों, क्योंकि आप अपनी सारी कलाकृतियों को वहाँ प्रदर्शन करते हैं और उससे आपको कुछ लेना देना नहीं होता। तो द्विमार्गी संप्रेषण क्या होता है, द्विमार्गी में आपका आ जाता है जो पब्लिक मीटिंग्स होती हैं। एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, पब्लिक मीटिंग्स, ये क्या हो जाएगा आपका, किससे संबंधित हो जाएगा, द्विमार्गी से आपका संबंधित हो जाएगा। पब्लिक मीटिंग्स आ जाएंगे, आपकी जो प्रदर्शनियाँ वगैरह लग रही होती हैं, तो रैली वगैरह हो रही होती हैं, सब क्या है आपका जो बन्ना बन्नी में बातचीत चल रही होती है, वो भी क्या होती है, आपका द्विमार्गी संप्रेषण आता है। आप जो चैटिंग वगैरह कर रहे होते हैं और उसके बीच में बहुत तेज़ी से आपका रिप्लाई वगैरह हो रहा होता है, वो सब किसका, द्विमार्गी संप्रेषण का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर मैं देखता हूँ, ठीक है, अब इससे संबंधित क्वेश्चन जैसे भी आएंगे तो हम लोग देख लेंगे। आगे चलते हैं हम लोग, अब आगे जानते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगला जो पार्ट है उसके बारे में हम लोग जानना है, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के तत्व। तो तत्व क्या क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले क्या होनी चाहिए, आपके पास एक क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपको संप्रेषण करना है, अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं तो संप्रेषण संभव है क्या, तो बिना क्लैरिटी के क्या है, आपको संप्रेषण संभव नहीं है। संप्रेषण संभव नहीं है बिना स्पष्टता के। अगर आपके विचारों में स्पष्टता नहीं है, आप जो कहना चाह रहे हैं वो स्पष्ट तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं, तो आप का संप्रेषण संभव नहीं है। और क्या होना चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी हुई होनी चाहिए, मतलब क्या हो, कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर सपोज करिए जो भी आप किसी को कन्वे करना चाह रहे हैं अपनी बात को, उसमें क्या है बीच बीच में आप कुछ और बोल जाते हैं, फिर आप कहीं और पहुंच जाते हैं,
तो क्या होता है, आप अपनी बात को दूसरे तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो कंसिस्टेंसी क्या है, आपके कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके द्वारा क्या है आप अपनी बात को किसी दूसरे तक अच्छे से पहुंचा पाते हैं। सपोज करिए आपको किसी मित्र से बात करनी है, आपका कुछ दिल में विचार आ रहे हैं, लेकिन आप उसके पास गए, आप कुछ ये बोले फिर ये बोले, पहले आपने खाने की बात की, सीधे खाने की बात करते हैं उसने वो बता ही रहा था कि आज मैंने दाल रोटी खाई, और इसके बाद यार वो सचिन ने कल चौके मारे थे, मतलब कहाँ से आप कहाँ पहुँच गए। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपके कम्युनिकेशन को रोकती हैं, ब्रेक करती हैं, ठीक है। और क्या होनी चाहिए, एडिक्वेसी होनी चाहिए। एडिक्वेसी से मतलब क्या होता है, एडिक्वेसी से तात्पर्य दोस्तों क्या होता है, पर्याप्तता होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर आप कोई चीज़ बात कहने जा रहे हैं तो उसमें क्या होनी चाहिए, पर्याप्तता होनी चाहिए। अर्थात जो आपके, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, पर्याप्तता। अगर आपके पास जो भी सूचना है, जो भी आपके पास संदेश है, अगर उसमें पर्याप्तता नहीं है तो आपका कम्युनिकेशन क्या होगा, सही से नहीं चल पाएगा। ठीक, चौथी चीज़ क्या है जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, वो है टाइम लाइन्स होनी चाहिए। ठीक है, मतलब क्या होते हैं, से सामयिकता होनी चाहिए, मतलब समय के अनुसार ही वो आपका क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए। संप्रेषण समय से आरंभ होना चाहिए। सपोज करिए आप कहीं किसी पब्लिक मीटिंग में, पब्लिक गैदरिंग में है, और क्या है आप संप्रेषण के लिए तो गए थे, पब्लिक मीटिंग का टाइम 10 बजे से था, आप पहुंच रहे हैं 5 बजे शाम को, पता चला जितनी भी जनता आई थी वो निकल ली, और आप वहाँ बैठ के ताली पीट रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको समझनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी से तात्पर्य क्या होता है, एक रूपता होनी चाहिए। अगर सब मतलब जैसा अभी हम लोगों ने ऊपर बात की, वैसे ही कुछ आगे है कि आप कन्वर्जन क्या होना चाहिए, एक रूप से, सतत रूप से जैसे चलना चाहिए। उसमें यूनिफॉर्मिटीज मतलब क्या है, उसका जो विषय होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। अगर आप सपोज करिए किसी से मतलब बात कर रहे हैं, आप जल विभाग के ऑफिस गए हुए हैं, तो आप क्या है उससे जल से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बात करिए, ना कि आप उनसे जाके मतलब खेल मंत्री वाली बातें करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब क्या है, आपको बात करने का जो तरीका होना चाहिए वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये नहीं कि आप गए वहाँ सीधे करना शुरू हो गए। तो सिंपल सी बात है, वहाँ कम्युनिकेशन हो या ना हो, बाकी और सब कुछ जरूर हो जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी ज़रूरत है, मतलब रिजिडिटी नहीं होना चाहिए। रिजिडिटी कहाँ पे अच्छी लगती है, रिजिडिटी केवल आपका जब आप लच लचीलापन होना चाहिए। रिजिडिटी आपको अच्छी लगती है फिजिक्स में ही, क्योंकि फिजिक्स में एक चैप्टर है रिजिडिटी, जब आप पढ़ते होंगे। ठीक है, और क्या होना चाहिए, जो भी आप संप्रेषित करना चाह रहे हैं तो ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ पर आपकी बातों की क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप कोई बातों कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तब तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि भैंस के आगे बीन बजाने कोई मतलब निकलता है क्या। तो क्या होना चाहिए, आपकी बातों की स्वीकार्यता होनी चाहिए। अगर आपकी बातों की स्वीकार्यता नहीं है तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए क्या है, एक्सेप्टेबिलिटी भी बहुत ही आवश्यक है। और एक्सेप्टेबिलिटी से आपको पता कैसे चलता है, सपोज करिए वहाँ पर से जो रिस्पांस आ रहे हैं वो क्या है, सकारात्मक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आप ये समझ के चलिए, अगर वो सकारात्मक नहीं है तो सिंपल सी बात है कि आपके जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो क्या है, वहाँ पर उतनी अच्छी नहीं है। तो सकारात्मकता मैटर करती है तो एक्सेप्टेबिलिटी के लिए। ये पर एक चीज़ और हम लोग समझ लेते हैं, व्हाट इज द 7C ऑफ कम्युनिकेशन, कई बार पूछा जाता है, और उसके बारे में हम लोग यहाँ पे यहीं पर बात कर लेते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिससे कि आपको आगे समझने में इस चैप्टर को ज़्यादा सहूलियत प्राप्त होगी। ठीक है, तो 7C ऑफ कम्युनिकेशन बहुत मैटर करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, जिससे कि आप बेहतर कम्युनिकेशन कर पाते हैं। पहला तो आप ये जान लीजिए क्या होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। क्रेडिबिलिटी से ज़्यादातर आप लोग समझते हैं कि जो भी संदेश है आपका और जो भी प्रेषक है, उनकी दोनों की क्या होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी बनी रहनी चाहिए। अगर वो उनमें क्रेडिबिलिटी नहीं है, सपोज करिए जो भी आपको संदेश मिला है वो क्या है, विश्वसनीय नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मामला आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, मैसेज और सेंडर दोनों क्या होने चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए। अगर ये दोनों विश्वसनीय नहीं हैं तो आपके मतलब कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, उसका कोई कंटेक्स्ट होना चाहिए, उस परिस्थिति से मेल खाना चाहिए। जो भी आप किसी से बात करना चाह रहे हैं वो उस संदर्भ से जुड़नी चाहिए, संदर्भता उसके साथ मैटर करनी चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, कंटेंट भी होना चाहिए, विषय वस्तु आपके पास होनी चाहिए। जो अगर आप किसी से कम्युनिकेशन स्थापित करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास विषय वस्तु नहीं है तो क्या होगा, आपका कम्युनिकेशन चल पाएगा तो नहीं। और
जिस विषय वस्तु के बारे में आपको बात करनी है उसके बारे में क्या है, जो आपका रिसीवर है, जो आपका सेंडर है, उनको जानकारी होनी चाहिए। आप जिससे बात करने जा रहे हैं, किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि किस कंटेंट के बारे में हमसे बात होने जा रही है। तो तीसरा सी ये हो गया। चौथा सी क्या होनी चाहिए, जैसा मैंने पहले बात किया था उससे पहले वाले में, क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। तो क्लैरिटी यहाँ पर भी मैटर करती है। अगर क्लैरिटी नहीं है तो आपका कम्युनिकेशन सही नहीं चलना चाहिए। क्लैरिटी मतलब ये है कि जो उसकी लैंग्वेज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। और जिस लैंग्वेज में आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उसको वहाँ पर समझने वाले लोग भी होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि आप जहाँ पर लोग अंग्रेजी नहीं समझ रहे हैं वहाँ पर आप इंग्लिश में ज्ञान देके आ रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहने वाला है। और जैसे मैंने इससे पहले बात किया, मतलब तब तुम्हें कंसिस्टेंसी वाली, यहाँ पे भी जो कंसिस्टेंट होना चाहिए आपको, नहीं तो मामला आपका गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो अगला क्या हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया। सत्ता आपके इसमें यहाँ पे भी मैटर करती है, पुनरावृत्ति वगैरह ध्यान रखना होगा। और सिंपल सी बात है, अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो आपके पास एक क्या होना चाहिए, चैनल होना चाहिए। जैसे मैं अभी आपसे कम्युनिकेशन कर पा रहा हूँ किसके माध्यम से, एक चैनल के माध्यम से। चैनल का मतलब केवल आप यूट्यूब चैनल से मत समझिएगा, चैनल का मतलब होता है माध्यम। सपोज करिए कि एक आदमी अमेरिका में बैठा हुआ है और वी आर इन इंडिया, ठीक है, तो इनके बीच कम्युनिकेशन के लिए एक माध्यम कुछ भी हो सकता है। सपोज करिए हो सकता है वो आपका क्या हो, मोबाइल फ़ोन हो, वो आपका हो सकता है ईमेल कॉल हो, ईमेल हो आपका, हो सकता है आपका फेसबुक चैट हो रही हो। ठीक है, तो ये सब क्या है, उसके लिए मीडियम का काम करेंगे। तो ये चैनल एक लिए आपके पास चैनल होना चाहिए। और साथ ही चीज़ क्या होनी चाहिए, और कैपेबिलिटी आप ऑडियंस, मतलब जो भी जिससे आप बात करना चाह रहे हो उसकी उसी सुनने की क्या होनी चाहिए, कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि आपका जो भी मैसेज है उनकी उसकी क्षमता के अनुसार होना चाहिए, उन्हीं के अनुसार होना चाहिए। तो कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस, ठीक है, श्रोताओं की क्षमता भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये 7C हो गए जो आप लोग याद रखिए। क्रेडिबिलिटी आपकी मैटर करती है, कंटेक्स्ट आपका मैटर करता है, कंटेंट मैटर करता है, क्लैरिटी आपकी मैटर करती है, कंसिस्टेंसी आपकी मैटर करती है, ठीक है, और चैनल आपका मैटर करता ही है बाकी। और आपका ये आपको कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस भी आपकी मैटर करती है। तो ये आप 7C समझ लिए होंगे। और हमने इससे पहले क्या समझ लिया था, जो उसके तत्व होते हैं ये भी 7 होते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। हमें कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों है, उद्देश्य क्या है कम्युनिकेशन का, मोटिव क्या है कम्युनिकेशन का, आप लोग बताइए अगर किसी को आइडिया हो तो। पहली बात तो क्या, जो कम्युनिकेशन, एक अगला पहला क्वेश्चन आता है कि क्या कम्युनिकेशन एक उद्देश्यात्मक प्रक्रिया है। तो जी हाँ, ये क्या है, उद्देश्यात्मक प्रक्रिया है। बिना उद्देश्य के कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। अगर बिना उद्देश्य के आप किसी से कम्युनिकेशन किया जा सकता है क्या, उद्देश्यहीन बातें तो आपको क्या है, गर्दभ बना देंगे, गधा गधे के रूप में शामिल कर देंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या होता है, किसी भी जो सपोज करिए उद्देश्य क्या हो सकता है, सपोज करिए आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको अपने संबंधों को क्या करना है, प्रगाढ़ करना है। संबंधों को मजबूत बनाना क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन का एक उद्देश्य हो सकता है। हमें क्या है, किसी से संबंधों को बढ़ाना, इसलिए कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात क्या है, सपोज करिए आप किसी इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, आपकी कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वहां पर आप क्या हैं, वर्कर हैं, तो आपके बीच में कुछ मैसेजेस का, कुछ सूचनाओं का मतलब क्या होगा, संप्रेषण करना होगा। उसके लिए मतलब कुछ भेजनी होंगी, तो उसके लिए क्या है, हमें एक माध्यम की जरूरत होगी, संप्रेषण की जरूरत होगी। इसलिए भी हमें क्या है, कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। अब सपोज करिए कि आपके कार्य में सुधार कैसे आएगा, अगर आपको अपनी कार्य कुशलता बढ़ानी है तो उसके लिए भी क्या है, आपको जरूरत पड़ सकती है किसकी, कम्युनिकेशन की। अगर आपको भोचू नहीं बने रहना है तो आपको कम्युनिकेशन किसी ना किसी से करना पड़ेगा। सपोज करिए सरकार कुछ योजनाएं बनाती है, कुछ पॉलिसीज बनाती है और उनको लोगों तक पहुंचाना चाहती है, तो कम्युनिकेशन के द्वारा क्या है, वो लोगों तक पहुंचा पाएगी। और अगर कम्युनिकेशन मीडियम ना हो तो सिंपल सी बात है, क्या बहुत बड़ी भीड़ को आप नियंत्रण कर सकते हैं क्या, नहीं। आप व्यक्तिगत रूप से या पर्सनल या सामूहिक रूप से क्या है, अगर आपको किसी को नियंत्रित करना है उसके लिए क्या है, आपको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है।
और बाकी और बहुत सारे काम आप समझ सकते हैं कि किन किन कामों में इसकी उद्देश्य कहाँ पर पूरा होता है। आगे समझते हैं कम्युनिकेशन के वर्ग क्या है, कार्य क्या है। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, कम्युनिकेशन के कार्य कितने स्तर में डिवाइड किया जा सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का जो कार्य होता है वो 4 स्तरों में दोस्तों डिवाइड होता है। ठीक है, कौन कौन से वो 4 स्तर हैं। पहला है आपका व्यक्तिगत संदर्भ में कम्युनिकेशन, संदर्भ में। दूसरा हो जाएगा आपका सामाजिक संदर्भ में। तीसरा आपका हो जाएगा दोस्तों मनोवैज्ञानिक संदर्भ में। और चौथा दोस्तों हो जाएगा आपका भौतिक संदर्भ में। इन 4 स्तरों में क्या है हमारा कम्युनिकेशन कार्य करता है कि अब व्यक्तिगत स्तर में कम्युनिकेशन क्या करता है समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर कम्युनिकेशन अगर जो आप अपने व्यक्तिगत संदर्भ में ऐसे समझिए कि आपको कुछ ज्ञान अर्जन करना है तो उसके लिए क्या आपको कुछ विषय वस्तु की जरूरत होगी। वो कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, वो विषय वस्तु आप कम्युनिकेशन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आपके व्यक्तिगत संदर्भ में क्या है, आपका जो व्यक्तित्व है उसका निर्माण के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। अगर व्यक्तित्व का आपको निर्धारण करना है तो उसमें भी क्या है, इसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। अगर किसी इंसान का क्या है सामाजिकरण करना है तो उसके लिए भी क्या कम्युनिकेशन, सपोज करिए कि क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, आप लोगों ने समाजशास्त्र में पढ़ा होगा, तो उसको समाज में रहना है तो उसके लिए क्या है कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, तभी वो सामाजिक आदमी बन पाएगा। और आपके सक्सेस और अनसक्सेस के लिए भी क्या है व्यक्तिगत संदर्भों में कम्युनिकेशन कार्य करता है। सामाजिक संदर्भ में क्या है, सपोज करिए कोई भी सोसाइटी होता है तो उसमें क्या होता है कई बार चेंज लाने की जरूरत होती है, बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो ये परिवर्तन वगैरह लाने के लिए क्या होता है कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। चाहे राजा राम मोहन राय ने अपनी बातों को लोगों तक कैसे पहुंचाया, कम्युनिकेशन के माध्यम से पहुंचाया। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, अगर आपको हमें एजुकेट करना है, शिक्षित करना है, उसके लिए क्या है कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें किसी को हेल्प करनी है, अगर आकस्मिक रूप से किसी को मदद की जरूरत पड़ जाए तो आप कैसे कर पाएंगे, तो समाज में सब किसकी जरूरत पड़ती है, सब कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है सारे कामों को पूरा करने के लिए। ठीक है, और मनोवैज्ञानिक कैसे कार्य करता है काम, सपोज करिए कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे हैं जो कि मनोवैज्ञानिक रूप से क्या है कमजोर है, उसके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि आप एक टीम के कोच हैं, यू हैव अ टीम और आप उसके कोच हैं, तो आपको उसको क्या है मनोबल बढ़ाना है। तो मनोबल बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो ये कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी उनको मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों क्या करता है कम्युनिकेशन काम करता है। और किसी भी कार्य कुशलता बढ़ानी है तो मनोवैज्ञानिक कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। किसी वृद्धि के लिए मतलब किसी के विकास के लिए भी क्या अच्छा वातावरण बनाना तो मनोवैज्ञानिक के द्वारा संभव हो पाता है। समन्वय स्थापित करना है, किसी को प्रोत्साहन करना है तो क्या है समन्वय के लिए, प्रोत्साहन के लिए, ये सब किसके द्वारा कम्युनिकेशन के द्वारा होता है, कम्युनिकेशन कार्य होता है। भौतिक संदर्भ में ऐसे समझिए कि कम्युनिकेशन क्या करता है, आपको एक मंच प्रदान करता है। मंच कैसे, जिसके द्वारा क्या है आप लोगों को क्या कर सकते हैं अपने साथ जोड़ सकते हैं। और भौतिक संदर्भ में और ये आपको क्या कर सकता है, करता है व्यवहार नियंत्रण में क्या करता है आपका ये मदद करता है। ठीक है, तो ये आपका चारों स्तरों में से काम हो गए कम्युनिकेशन के। अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन सीधे तो आपका सिलेबस कैसा है देखिए, अगर बात की जाए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की औपचारिकता के हिसाब से तो दो प्रकार का होगा। पहला क्या होगा औपचारिक, दूसरा क्या होगा अनौपचारिक। अभी हम लोग और भी टाइप पढ़ेंगे वो कि जिसमें क्या होता है लंबवत हो गया या अर्जेंटल हो गया, इन सब के बारे में भी हम लोग क्या है आगे देखेंगे। तो अब जानते हैं औपचारिक कम्युनिकेशन के बारे में, जिसको क्या कहा जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसकी ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है आपको, अगर आप किसी संगठन में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं ये फॉर्मल कम्युनिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसको क्या कहा जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन को, इसको क्या कहा जाता है आधिकारिक संप्रेषण।
इसमें क्या होता है, पूर्व निर्धारित एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होता है, आपको संप्रेषण किया जाता है, आपसे बात, आप तक बात पहुंचाई जाती है पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा। सिंपल सी बात, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपके पास क्या कोई मेल आएगी या फिर कुछ लेटर वगैरह आएंगे, तो उसके आधार क्या है, ये जो ऑफिस वगैरह में चीज़ें चलती रहती हैं वो क्या है, सब आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। इसके अंदर टाइप कौन कौन से होते हैं ये जान लेते हैं। इट्स टोटल 6 टाइप। पहला कौन सा है, पहला आपका इसमें हो जाएगा चैन नेटवर्क। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, स्टार नेटवर्क। पूछता है कई बार कि औपचारिक जो संप्रेषण होता है कितने प्रकार का होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगला क्या हो जाएगा, सर्किल कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा, ऑल चैनल कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। पांचवा क्या हो जाएगा, वाई सेफ क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन। और दूसरा हो जाए, छठवा क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। तो आइए अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं और समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं और इनका उद्देश्य क्या है। देखिए, चैन नेटवर्क क्या होता है कि सिंपल सी बात है, चैन से मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं एक चैन के माध्यम से। तो सिंपल सी बात है, दो लोग व्यक्तियों के बाद, दो व्यक्तियों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका क्या होता है, किसका हिस्सा कहलाता है, वो आपका कहलाता है चैन नेटवर्क का हिस्सा आता है। इसमें क्या होता है, चैन नेटवर्क जहाँ पे होगी दो व्यक्तियों में होता है, उसमें क्या होता है, जो वर्किंग स्पीड होती है वो क्या होता है, वो आपके फास्ट होती है। वर्किंग स्पीड क्या होगी, वर्किंग स्पीड आपकी फास्ट होगी। सिंपल सी बात पूछ लिया जाए कि किसमें सबसे ज़्यादा, ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया, चैन नेटवर्क, स्टार नेटवर्क, सर्किल नेटवर्क, ऑल चैनल नेटवर्क। और क्वेश्चन पूछ लिया कि वर्किंग स्पीड सबसे ज़्यादा फास्ट किसमें होगी, तो आपका चैन नेटवर्क, क्योंकि दो व्यक्तियों में होता है तो आप क्या है, सीधे सीधे किसी चीज़ को बात कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वर्किंग स्पीड आपका फास्ट हो जाएगी और जो वर्किंग मतलब शुद्धता होगी, मतलब काम में जो एक्यूरेसी होगी वो भी इसमें क्या होगी, उच्च होगी। परंतु क्या होगा कि कार्य संतुष्टि कम होगी, आपस में थोड़ी संतुष्टि कम होगी। और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इसका प्रजातांत्रिक प्रणाली में उपयोग नहीं होता है। प्रजातांत्रिक मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी वाले इसमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब समझते हैं स्टार नेटवर्क। स्टार नेटवर्क से तात्पर्य ऐसे समझिए आप कि ABCDE, आप ये किसी क्या हो गए, सिरे हो गए, ठीक है। तो स्टार नेटवर्क कहाँ पे होता है, इसमें नेतृत्व जो ऊपर वाला होता है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है स्टार नेटवर्क कम्युनिकेशन में। और ये क्या होता है, नेतृत्व करता होता है, बाकी क्या होते हैं सब ये अधीनस्थ होते हैं उसके। इनके बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो स्टार नेटवर्क कम्युनिकेशन होता है। इसमें भी कार्य संतुष्टि कम होती है और ये भी प्रजातांत्रिक नहीं है। तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसकी होती है किसकी, नेतृत्व की। ये होता है महत्वपूर्ण भूमिका में, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, सर्किल कम्युनिकेशन नेटवर्क। सिंपल सी बात है कि आप लोगों ने रिंग टोपोलॉजी पढ़ी होगी, कुछ वैसा वैसा सी ही ये है। ये आप ऐसे समझ लीजिए, पहले एक गोला बना लेते हैं हम लोग, उसमें क्या है ABCDE, इन सबके द्वारा आपस में क्या है, कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं, इनको क्या कहलाता है, ये आपका सर्किल कम्युनिकेशन नेटवर्क कहलाता है। इसमें कार्य की गति क्या होती है, मंद होती है। सिंपल सी बात है, अगर आपको A से C तक पहुंचना है, क्योंकि आप सीधे उससे जुड़ नहीं सकते, A से B तक जाएंगे और फिर B से C तक आप पहुंचेंगे, फिर C से B आएगा, फिर B से A आएगा, ठीक है। इसमें भी जो नेतृत्व होता है, क्योंकि सब आपस में जुड़े होते हैं तो कोई लीडर नहीं होता। लीडर की स्थिति क्या होता है, इसमें बहुत कमजोर होती है। और इसमें क्या होता है, कार्य संतुष्टि अधिक होती है। मतलब क्या है, आप अपना काम जो भी कर रहे हैं मस्त मस्ती से कर रहे हैं। अगला देखते हैं ऑल चैनल नेटवर्क। ऑल चैनल नेटवर्क मतलब क्या होता है कि सिर्फ सभी एक दूसरे के आपस में अटैच हैं। आप ऐसे समझिए कि चार लोग हो गए, चारों आपस में क्या है, जुड़े हो, ये इससे जुड़ा और ये आपस में ऐसे जुड़ा हो, तो ये क्या हो गया आपका, क्योंकि ये इसका देखो तीनों से सीधे संपर्क है, तो ये हो गया आपका मिस टोपोलॉजी जो होती है। आप लोगों ने ICT में पढ़ा होगा, वीडियो पढ़ा होगा, देख लीजिएगा। तो उसमें क्या होता है, ये ऑल चैनल नेटवर्क क्या कहलाएगा आपका,
जिसमें क्या होता है एक दूसरे से सब आपस में जुड़े होते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रेरणा अधिक होती है। प्रेरणा अधिक से तात्पर्य क्या होता है कि आपस में जुड़े हुए हैं तो आप प्रेरणा के द्वारा क्या है काम कर रहे हैं, परंतु इसमें लीडर क्या होता है कमजोर होता है। इसमें लीडर की स्थिति क्या होती है बहुत अच्छी नहीं होती है। और इसको क्या बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब क्या हो विकेंद्रीकरण, क्या हो आपस आपस सबका एक दूसरे में वितरित है। अब वाइस वी से उल्टा मतलब सॉरी वाइस से कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब किसी को क्या योजनाबद्ध तरीके से क्या है ऊपर से नीचे की तरफ चीजें चलती होती हैं तो इसको क्या बोलते हैं वाई सेप नेटवर्क। सिंपल सी बात है, कोई दो विभाग हैं, इसके बाद एक ये फाइल किसी के पास पहुंचेगा और फिर यहाँ तक पहुंचेगी, तो जब अंतर विभागीय जो काम चलता रहता है वो आपका क्या किसका हिस्सा कहलाता है, वो आपका कहलाता है वाई सेप नेटवर्क का हिस्सा है। ठीक है, इसमें क्या होता है एक प्लानिंग होती है, बिना प्लानिंग के कोई काम संभव इसमें नहीं होता, बिना प्लानिंग के तरीके से। ठीक है, अब समझते हैं इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन। सपोज करिए किसी भी जगह पे आप ऐसी जगह पे हैं, उल्टा वी भी उसको बोलेंगे, ठीक है, जहाँ पर क्या है कि आपस में उठापटक मची पड़ी है। ठीक है, और उसमें क्या है विश्वास की जहाँ पर कमी होती है, विश्वास की कमी जहाँ पर देखने के लिए मिलती है वहाँ पर क्या है आपको ये क्या देखने के लिए मिल जाएगा, इन्वर्टेड वी कम्युनिकेशन देखने के लिए मिल जाता है। इन्वर्टेड वी से मतलब क्या होता है, सपोज करिए ये है, ये इनसे भी मिल रहे हैं। नॉर्मल प्रक्रिया में क्या होता है इनको ऐसे जाना चाहिए फिर ऊपर जाना चाहिए, ये इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी बात कर रहे हैं तो ये बन गया उल्टा वी। तो ये होता है कहाँ पर, जब अधिकारी और रजिस्ट्रार्स को मत क्या आपस में कोई बहुत अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होता और उनके क्या विश्वास की कमी होती है, तो वहाँ पर उल्टा वी कम्युनिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो औपचारिक संप्रेषण के छठों भाग हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अनौपचारिक संप्रेषण की तरफ। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये क्या होता है अनौपचारिक होता है। इसको क्या कहा जाता है, कई बार इसको मानवतावादी कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। मानवतावादी क्यों, क्योंकि क्या है अगर आप इसको खत्म करना चाहें तो खत्म कर सकते हैं क्या, क्योंकि आदमियों के बीच जो बात होती रहती है उसके लिए किसी की बात कोई इसको रोक नहीं सकता, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसमें क्या होता है मानवतावादी इसलिए इसको कहा जाता है और भी क्योंकि इसमें क्या होता है जो मानवीय संप्रेषण होता है, जो मानवीय व्यवहार होता है उन पर इसमें क्या होता है फोकस होता है। जो ह्यूमन बिहेवियर्स होते हैं उन पे इसका फोकस होता है, उस पर इसका अधिक बल होता है इन्फॉर्मल कम्युनिकेशन का। तो इसलिए इसको मानवतावादी कम्युनिकेशन भी कहते हैं या मानवतावादी संप्रेषण भी कहते हैं। इसका एक नाम और भी है, क्वेश्चन आया हुआ है, दाखलता संप्रेषण क्या होता है या अंगूर लता संप्रेषण। ये जो अनौपचारिक संप्रेषण होता है, सिंपल सी बात है आप लोगों ने अंगूर का जब बनाया होगा तो ऐसे करके एक दूसरे से आपस में लगे रहते हैं, तो दाखलता अंगूर लता संप्रेषण भी इसको कहते हैं या ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन किसको कहा जाता है, अनौपचारिक जो संप्रेषण होता है इसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहा जाता है और ये कभी समाप्त ना होने वाला है। इसके अंदर भी कुछ डिवाइडेशन है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। बेसिकली इसको मोटामोटी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वो जान लेते हैं। पहला क्या है, एकल श्रृंखला नेटवर्क, सब एक ही सीरीज में बने हुए हैं, सिंगल सीरीज में एकल श्रृंखला नेटवर्क। दूसरा क्या हो जाएगा आपका ये गॉसिप जिसको बोलते हैं, या इसको भी अंगूर लता ठीक है नेटवर्क बोलते हैं। तीसरा है आपका प्रायिकता या संभाव्यता नेटवर्क, प्रोबेबिलिटी कम्युनिकेशन चैन नेटवर्क होता है, ये इसके अंतर्गत आता था। और तीसरा चौथा क्या है, क्लस्टर नेटवर्क। अब बात करते हैं एकल श्रृंखला नेटवर्क के द्वारा। इसमें क्या होता है, इसमें एक सीधी संप्रेषण रेखा होती है और इसमें क्या होता है कि जब आपको किसी दूसरे से बात करनी होती है, सिंपल सी बात है कि आपको अपने घर का एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। अपने घर से मतलब आता है कि आप अपने घर में देख सकते हैं कि क्या होता है, जो बॉयज होते हैं उनके साथ ये मैं भी फील करता हूँ। अब सपोज करिए आप उसको फादर से बात करनी है, तो सिंपल सी बात है मानवतावादी तो है ही है, कोई ये औपचारिक तो है नहीं। अब क्या होता है कि कई सारे क्या होते हैं बच्चे अपने पापा से डर रहे होते हैं, तो उनके बीच में जो मीडिएटर काम क्या करते हैं वो आप उनकी जो माता जी होती हैं
वो क्या करती हैं, मीडिएटर काम करती हैं, और ये इधर से बात ले गई यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, यहाँ से यहाँ वापस। ये जो पूरा प्रक्रिया कर रहा है कि ये आपका एकल श्रृंखला नेटवर्क कहलाता है। तो और ये नॉर्मली आप समझ गए होंगे कहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है। दूसरा क्या है, गॉसिप नेटवर्क या गॉसिप, आप लोग तो समझ ही गए होंगे। गॉसिप, गर्ल्स हैं तो गॉसिप कुछ ज़्यादा से जानती होंगी, बाकी बॉयज भी बहुत अच्छे से गॉसिप करते हैं, वो तो अलग, ये अलग बात है कि गर्ल्स बदनाम है। गॉसिप नेटवर्क में क्या होता है, कोई एक व्यक्ति होता है, वो सभी जगह क्या है, बात फैलाने के लिए होता है। सिंपल सी बात, अगर आप थोड़ा भी देहात में जुड़े हुए हैं तो उसमें क्या होता है, गॉसिप नेटवर्क आपको वहाँ पर देखने के लिए बहुत मिल जाता है। एक गाँव में एक दादी अम्मा होती है जो घर घर जाके आपकी क्या है, पूरी सूचना, हर घर की सूचना लेती है और हर घर में क्या है, पहुँचाती रहती है। ये क्या होता है, गॉसिप नेटवर्क कहलाता है। और चौथा तीसरा क्या है, प्रायिकता या संभाव्यता नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि कोई मैसेज है आपके पास, कोई संदेश है, उसको किसी के पास भेज दिया गया और उम्मीद ये की जाती है कि वो किसी न किसी के पास पहुंच जाएगा। तो ज़रूरी नहीं होता कि मतलब किसी को कोई बात पहुंचानी है तो किसी को मिली और किसी को नहीं मिली। तो ऐसी जो नेटवर्क होता है उसको क्या बोलते हैं, संभाव्यता नेटवर्क। चौथा हो गया क्लस्टर नेटवर्क, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सपोज करिए कि हमें किसी सूचना को कहीं तक पहुंचाना है, लंबे बहुत ज़्यादा लोगों को विस्तृत करना है। इसमें हमने कुछ लोग, सपोज करिए एक आदमी सब तक तो नहीं पहुंच सकता, एक ने क्या किया, कुछ को चूज किया। अब इन कुछ ने कुछ और को चूज कर लिया, ठीक है। जो भ्रांतियां नहीं बोलती वो उस टाइप समझिए, ये व्हाट्सअप फॉरवर्ड, ठीक है। अब इन्होंने कुछ और को चूज कर लिया। तो इस टाइप से जो चीज़ें फैलती हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं क्लस्टर नेटवर्क। इसके झुंड कम्युनिकेशन या गुच्छ नेटवर्क कम्युनिकेशन भी इसको बोला जाता है। तो ये औपचारिक में हो गए दोस्तों 6 और अनौपचारिक में हो गए 4, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। जैसे क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में, हाँ 15 में आया हुआ है, ग्रेप वाइन शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में भी जाना जाता है, नीचे की ओर संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण, ऊपर की ओर संप्रेषण या क्षैतिज संप्रेषण। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बताया कि अनौपचारिक संप्रेषण को क्या है, ग्रेप मतलब वाइन संप्रेषण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और अन्य संप्रेषण के प्रकारों के बारे में जानते हैं। अदर संप्रेषण जो नेटवर्क होते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। पहला क्या होता है, अन्य में हम लोग देखते हैं, पहला हो गया एक वर्टिकल कम्युनिकेशन, इसको क्या बोलेंगे, लंबवत। इसमें क्या होता है कि कोई एक शीर्ष पे होता है, या अवरोही आरोही दोनों हो सकता है, ऊपर से नीचे या सॉरी आरोही, डिसेंडिंग या असेंडिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई एक ऊपर होगा, उसके बाद क्या नीचे की तरफ जो सूचना है तो अवरोही, और ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो आरोही। इसमें सपोज करिए कि कोई प्रेसिडेंट हो गया, फिर कोई जनरल मैनेजर हो जाएगा, फिर हो जाएगा डिपार्टमेंटल मैनेजर हो जाएगा, फोरमैन हो गया, या फिर वर्कर हो गया, ठीक है। अब इधर से जो सूचना ऐसे आए इसको क्या बोलेंगे, ये है तो वर्टिकल ना, लंबवत आ रही है, तो इसको बोलेंगे अवरोही, वर्टिकल मतलब वर्टिकल कम्युनिकेशन, और इसको अवरोही बोलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। एक हो गया, अगला होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं क्षैतिज संप्रेषण। इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात ऐसा समझिए कि जो एक ही स्तर के लोग होते हैं, सेम टाइप के लोग होते हैं, एक विभाग के लोग होते हैं, सपोज करिए कि अब लेखपाल हैं तो सभी क्या हैं, लेखपाल ही हैं, तो उनके बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है आपका, वो क्षैतिज संप्रेषण होता है। और इसमें क्या होता है, जो समस्या होती है उसका क्या होता है, बड़ी तेजी से निवारण हो जाता है, क्योंकि सब आपस में होते हैं, आपस में मिल के काम कर लेते हैं, और इसमें विभाग की निर्भरता अधिक होती है। तो सिंपल बात है कि एक ही टाइप की, जो एक ही जगह के लोग होते हैं वो कहलाते हैं। एक और होता है, आप लोगों ने आयत विकर्ण पढ़ा होगा, डायगोनल आप लोग जानते हैं, तो वही चीज़ है। उसको तीसरे वाले क्या बोलते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशन नेटवर्क, इसको क्या बोलेंगे, तिर्यक। इसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति है, सिंपल सी बात है, आप इस विभाग में काम कर रहे हैं, विभाग ए में से, और आपको विभाग बी से काम है, तो जो आपका कम्युनिकेशन होगा वो क्या होगा, तिर्यक कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्या होता है कि हो सकता है अधिकारी से हो, कर्मचारी से हो, तो यह क्या है, अधिकारी और कर्मचारी के बीच होता है। और इसमें क्या होता है, कोई प्रत्यक्ष संबंध तो है नहीं, क्योंकि आप विभाग ए में हैं, आप वो विभाग बी में है। कोई PWD वाला अगर किसी अन्य ऐसे विभाग के मंत्री से काम करना चाहे
जो क्या है दूसरे विभाग का मंत्री, तो क्या हो जाएगा वो तिर्यक संप्रेषण कहलाएगा। ठीक है। अब किसी स्पेसिफिक वर्ग के लिए आप क्या किसी दूसरी मंत्रालय जा सकते हैं। इससे क्या होता है साहचर्य की भावना का निर्माण होता है, क्या होता है लगाव लोगों के अंदर डेवलप होता है। एक होता है इंटरपर्सनल और एक होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। दो टाइप्स और जान लीजिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और एक पांचवा हो गया इंट्रा पर्सनल। इंटरपर्सनल में क्या होता है, सिंपल सी बात है कि इंटरपर्सनल से आप ऐसे समझिए कि जब कोई व्यक्ति है, सपोज करिए व्यक्ति राम बाबू नाम का कोई एक व्यक्ति है, ठीक है। तो अब उसके मन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं, तो वो आपस में बहुत सारी चीजें करता रहता है, बहुत सारी चीजें सोचता रहता है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो गई है, जिसमें क्या होता है व्यक्ति आपस खुद में खुद ही बात करता रहता है। ठीक है, खुद से बातें। और इसके द्वारा क्या होता है, इससे हासिल क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से क्या होता है कि आपको अपने लक्ष्य निर्धारित करने में मदद मिलती है, आपको अपना रिजल्ट कैसे अच्छा करना है, इन सब के बारे में क्या है आपको ये जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है उसके बारे में बात होती है। ठीक है, इससे क्या है आपका विश्वास बढ़ता है, नैतिक मूल्यों में वृद्धि होती है, आपकी अवृत्ति का जन्म होता है और विकास होता है। ये सब चीज़ें क्या है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की जो कम्युनिकेशन होता है तो वो क्या कहलाता है, आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। सपोज करिए कि आपका इंटरव्यू है, वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। आप सपोज करिए आप किसी कार्यालय में जो वार्तालाप करते हैं वो इंटरपर्सनल के अंतर्गत आती है। अब आप सपोज करिए लाला लल्ली से लगे हुए हैं तो क्या चैटिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। अगला जो कम्युनिकेशन है वो है मास कम्युनिकेशन, जिसके बारे में हम लोग जानना है, अलग से आपको उसमें दिया भी हुआ था मास कम्युनिकेशन। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, जन संप्रेषण। जब क्या होता है दो या दो से नहीं बहुत अधिक व्यक्तियों के साथ जैसे संप्रेषण की प्रक्रिया हो रही होती है उसको क्या बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। मास मीडिया आप लोगों ने नाम भी सुन रखा होगा। इसमें आप क्या आ जाएंगे, इसमें आपका आ जाएगा न्यूज़पेपर आ जाएगा, आपका टीवी आ जाएगा, आपका सिनेमा आ जाएगा, आपका साहित्य वीडियो साहित्यिक, मतलब सपोज करिए बुक वगैरह आपने कुछ लिख दी है, कोई आप लेख वगैरह लिखते हैं, इनके माध्यम से क्या है आप बड़े बहुत सारे लोग हैं मास ऑडियंस क्या है कवर कर रहे होते हैं, तो ये हो जाता है आपका मास कम्युनिकेशन। अब हम चलते हैं, जैसा कि हम लोगों ने सिलेबस में देखा था, क्या देखा था, अब हाँ अंतर सांस्कृतिक सामूहिक संप्रेषण अभी आगे देखने वाले हैं। अब लक्षण वगैरह समझ लेते हैं, अर्थ प्रकार तो हम लोगों ने देख लिया है, अब लक्षण क्या होता है। व्हाट इज द फीचर ऑफ कम्युनिकेशन, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा। फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, अभिलक्षण क्या है कम्युनिकेशन के, थोड़ा सा बच्चा समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, अभिलक्षण क्या है, पहले जैसा मैंने पहले बताया है उन्हीं सब बातों को यहाँ पर समझना है। ये एक मार्गी भी हो सकता है, ठीक है, और क्या है दो मार्गी भी हो सकता है, दोनों तरफ से हो सकता है। ठीक है, ये क्या है गतिशील प्रक्रिया है, ये आप जानते हैं गतिशील तो है ही है। और आप इसका एक अभिलक्षण क्या है कि सपोज करिए कम्युनिकेशन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, जो सेंडर है या रिसीवर उनके क्या है बिहेव को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, किसके द्वारा, ये इसका एक अभिलक्षण हो गया। अगर आप कम्युनिकेशन के द्वारा क्या होता है आपका जो गोल है उसको आप क्या कर सकते हैं गेन कर सकते हैं। और ये क्या है आपके जो भी थॉट्स हैं, जो भी आपकी विचार हैं उनको क्या है लोगों तक क्या है विचारों को पहुंचाने क्या है माध्यम प्रस्तुत करता है देता है। तो ये क्या है आपको सार्वभौमिक बनाता है। ठीक है, और इसके अब लक्षण क्या है, ये कम्युनिकेशन, हाँ एक क्वेश्चन आता है कि जो आपका कम्युनिकेशन होता है क्या वो समाज से प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है, क्या ये संबंधित है या नहीं। तो जी हाँ, जो आपका कम्युनिकेशन है वो समाज से प्रभावित होता है।
आप सपोज करिए किसी मलिन बस्ती में गए हैं, आप गांव में गए हैं, आप ग्रामीण समाज में हैं, तो आप वहाँ पर ज़्यादा अंग्रेजी बातें नहीं कर सकते, आप ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर नहीं बातें कर सकते। उनके साथ क्या है कि आपको उनकी टोन आपको सही करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन का लहजा बात कर चेंज करना पड़ेगा। अब आप उनसे बात करने गए हुए हैं और आपने टैबलेट निकाला, जी देखिए ये करना सरकाना शुरू कर दिया, आपने स्लाइड करना शुरू कर दिया, तो क्या है मामला आपका गड़बड़ा जाएगा। वहाँ पर क्या है आपको सीधे से धमकाना है, आओ दादा बैठो हमारे पास, हम बताया था जैसे का हो। ये सब तरह के आपको क्या है चेंज करना पड़ता है। तो क्या है कम्युनिकेशन क्या है आपके समाज से प्रभावित होता है, आप कैसे समाज में वैसे आपका कम्युनिकेशन होता है। ये इसका एक अदर फीचर हो गया। अगर और बात करें कि जो किसी भी जो संस्था होती है, कोई बॉडी हो गई, कोई भी इंस्टीट्यूट हो गया, उसके लिए क्या होता है, ये क्या करता है, रीढ़ की हड्डी होता है, आप बोन समझिए इसको, तंत्रिका तंत्र होता है। सिंपल सी बात है कि अब मुकेश अंबानी को अपनी बात अपने नीचे तक पहुंचानी, तो क्या होगा, एक संप्रेषण की पूरी प्रक्रिया होगी, उसी के माध्यम से क्या है आप किसी भी इंस्टीट्यूट को चला सकते हैं। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये सब क्या है इसी के द्वारा चलता है, आप अपनी बात ऊपर से नीचे तक पहुंचा सकते हैं। और कम्युनिकेशन क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, पहले बात तो आपको पता ही है, स्वाभाविक होता है, प्राकृतिक होता है। और इसको क्या है कि आप कई माध्यमों से प्रभावित मतलब क्या कर सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल्स के द्वारा अपनी बात को किसी तक पहुंचा सकते हैं, न्यूज़पेपर के द्वारा पहुंचा सकते हैं, टेलीविजन के द्वारा पहुंचा सकते हैं। ठीक है। और जैसा हाँ एक चीज़ और यहाँ पर याद रखनी है, जैसा मैंने पहले बताया था, कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल भी हो सकता है और नॉन वर्बल भी हो सकता है। अब नॉन वर्बल कैसे हो सकता है, सिंपल सी बात ये है, एक क्वेश्चन आता है, अ, अगर किसी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है नॉन वर्बल से, नॉन वर्बल में होता है क्या होता है, आप किसी चीज़ को इशारा कर रहे होते हैं, किसी ने आपसे पूछा कि वहाँ पर कितने आदमी थे, तो आपने क्या कर दिया, उंगली दिखा दी, तो उसको पता हो गया कि वहाँ पर कितने आदमी थे, 5 आदमी थे। तो आपने कुछ बोला नहीं, कुछ आपने दिखाया नहीं, कि आपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा उसे सारी चीज़ें बता दी, आपने हाथ के द्वारा क्या उसे बता दिया। आपको उसने पूछा खाना खाया, आपने क्या गर्दन हिला दी, तो क्या हो जाएगा, वो कम्युनिकेशन आपका पूरा हो जाएगा। कम्युनिकेशन कैसे पूरा हो गया, क्योंकि आपने प्रतिक्रिया दे दी, और ये क्या है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा हो गया। हाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हर जगह क्या होता है, कम्युनिकेशन के जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का तरीका होता है वही हर जगह पर अलग अलग होता है। सपोज करिए आपने किसी को ऐसे किया, तो क्या है इसका मतलब क्या है कि किसी को आप अच्छा बताना चाह रहे हैं, लेकिन क्या है आपने इसको गलत अर्थों में किया, तो क्या मामला आपका गड़बड़ा भी सकता है। अब जैसे आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो क्या आप आपसे किसी ने पूछा खाना खाया, तो आप हाँ के लिए कहेंगे, नहीं के लिए आप कैसे गर्दन करते हैं। लेकिन आप हैदराबाद से हैं, मेरा एक मित्र हैदराबाद से था क्या मतलब है, तो आप उसको अगर वो मतलब वहाँ पर कहते हैं क्या किसी को हाँ बोलना है तो ऐसे करते हैं, ना बोलना है तो ऐसे करते हैं। तो ये सब चीज़ें का आपस में क्या सोसाइटी के हिसाब से चेंज हो जाता है। और संप्रेषण के द्वारा क्या होता है कि आपको एक एनर्जी मिलती है, आप जो सेंटर होता है उसको एक प्रकार की एनर्जी का एहसास होता है जब को बात कर रहा होता है। तो ये कुछ मोटा मोटी क्या हो गए, हम लोगों ने समझ लिया फीचर्स। पहला गतिशील, वो एक मार्गी और दो मार्गी दोनों प्रकार की प्रक्रिया होती है। गतिशील प्रक्रिया है, और क्या करता है ये, मतलब बिहेवियर चेंज करने में काम आता है, ये आपको गोल पूर्ति में काम आता है, विचारों क्या है प्रदान एक दूसरे का फैलाने में काम आता है, समाज से प्रभावित होता है, बॉडी क्या है और इंस्टीट्यूट के लिए क्या है मतलब तंत्रिका तंत्र का काम करता है, ये एक प्रकार से स्वाभाविक प्रक्रिया है। और इसके लिए क्या है माध्यम, विभिन्न माध्यमों से क्या इसको प्रभावी बना सकता है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार कर सकता है। और इससे क्या होता है एक प्रकार की, जब भी आप काम कर रहे होते हैं तो कम्युनिकेशन के बाद आपको एनर्जी महसूस होती है। तो आगे चलते हैं हम लोग, आगे जल्दी जल्दी समझते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ना समझ में आए जहाँ पर भी जो चीज़ वो आप बता दीजिएगा। आप समझते हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या कौन कौन से मॉडल हैं। पहला तो है लीनियर, इसको क्या बोलते हैं, रेखीय मॉडल। इसमें क्या होता है एक तरफ से कुछ में से सब कुछ चल रहा होता है, उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, नो फीडबैक मॉडल भी बोलते हैं। ये आपको किस नॉर्मली क्या होता है, इसको आधिकारिक जहाँ पर चीज़ें हो रही होती हैं वहाँ पर होते हैं। इसके बारे लीनियर संप्रेषण के बारे में बात कितने की है, अगर पाश्चात्य में बात की जाए तो अरस्तु, सेनन, वेबर वगैरह ने इसके बारे में बात की है। इसमें क्या होता है कि इसको SMCR मॉडल भी बोलते हैं,
डेविल बरेला एक पूछा गया था नाम एक बार, उनका दिया हुआ है। एसएमसीआर में क्या होता है, इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। एसएमसीआर क्या होता है? एसएमसीआर, एस क्या होता है आपका? एस होता है आपका एक सोर्स हो जाता है जहाँ से मैसेज निकलता है। आप क्या हो जाता है, एक मैसेज हो जाता है, एक चैनल हो जाता है, और एक आपका रिसीवर हो जाता है। ठीक है, तो एसएमसीआर क्या हो गया? सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर, जिसके द्वारा क्या होता है, संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसी जो रेखी मॉडल है, इसको एक नाम और दिया जाता है, वो क्या हो जाता है आपका, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन मॉडल भी इसको बोलते हैं। तो कई बार सीधे सीधे पूछ लिया ट्रांसमिशन मॉडल किसको बोलते हैं, तो उसको जो संप्रेषण का रेखीय मॉडल उसको ट्रांसमिशन मॉडल भी कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? आपने देखा होगा टीवी में आपको देखने को मिल जाएगा, रेडियो में मिल जाएगा। जितना भी मास कम्युनिकेशन होता है वो सब क्या होता है, ये ट्रांसमिशन मॉडल पे होता है। उस फीडबैक का कोई मतलब नहीं होता। एक होता है संप्रेषण का ट्रांजेक्शन मॉडल, ट्रांजेक्शनल मॉडल। ये क्या होता है? दूसरा प्रकार ट्रांजेक्शन मॉडल होता था। इसमें क्या होता है, इसको परिपृत मॉडल भी बोलते हैं। इसमें जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है, उसमें उनकी क्या होता है, दोनों की भूमिका क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। दोनों की भूमिका क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी। कैसे इंपॉर्टेंट होगी? अंतर, क्योंकि एक प्रकार की क्या होता है, अंतर व्यक्ति संप्रेषण होता है, इंटर कम्युनिकेशन मॉडल जो हमने इससे पहले पढ़ा था। कहाँ पर? औपचारिक अनौपचारिक वाले में। उसके बाद जो अलग से हम लोग आगे देखें क्या, अन्य मॉडल, उसमें भी हम लोग पढ़ चुके हैं अंतर व्यक्तिक वाले में। उस टाइप का ये है कि डे टू डे लाइफ में जो आप मतलब बातचीत कर रहे होते हो, क्या किसके अंदर कर रहे होते हैं, ट्रांजेक्शन मॉडल पे कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें आपको फीडबैक वगैरह मिल रहा होता है। एक अन्य मॉडल भी होता है जिसको तीसरा मॉडल भी होते हैं ट्रांजेक्शनल के रूप में, उसको बोलते हैं इंटर एक्शनल मॉडल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सपोज करिए आप किसी क्लास में हैं, यू आर इन अ क्लास। ठीक है, आप वहाँ पर एक स्टूडेंट होगा और एक टीचर भी होगा। अब इन दोनों के जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है, टीचर ने कुछ, स्टूडेंट ने कुछ बताया, सॉरी टीचर ने कुछ बताया, और इस सपोज कुछ पढ़ा रहा है, कोई भी लेसन वो पढ़ा रहा होता है, तो क्या हुआ, टीचर, सॉरी मैंने गलत यहाँ पर लिख दिया, टीचर कुछ पढ़ा रहा होता है, तो स्टूडेंट क्या अचानक से कोई बीच में क्वेश्चन कर दे, और क्या हो जाए कि कोई क्वेश्चन उसने स्टूडेंट ने किया, और टीचर उसका क्या है, जो प्रत्युत्पन्न मत होता है उसके आधार पर जो जवाब देता है वो क्या कहलाता है, आपका इंटरएक्शन मॉडल कहलाता है, इंटरएक्शनल मॉडल कहलाता है। इसके द्वारा क्या होता है, बिना किसी सोचे समझे क्या होता है, आप जवाब दे देते हैं। सोचे समझे मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ऐसे भी, मतलब क्या होता है, क्विक रिएक्शन जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें फीडबैक इसमें भी शामिल होता है, फीडबैक मैटर करता है। बिना फीडबैक के क्या है, आप इंटरएक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल पूरा नहीं कर सकते। अब हम लोग समझते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो पूछा जाता है कई बार सीरियल लगाने के लिए आता है। व्हाट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड हाउ विल डील इट? आप इनको आपस में कैसे, मैसेज सेंडर से मैसेज पहुंचता है रिसीवर तक, उस बीच में कौन कौन से चरण होते हैं, सबको हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस, और ये सीरियल लगाना आता है कई बार, आप जान लीजिए। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक होगा सेंडर, या आपको इसको क्या कह सकते हैं, सोर्स कह सकते हैं। दूसरा क्या होगा, उसके पास कोई मैसेज होगा। ठीक है, फिर उसकी वो क्या करेगा, इनकोडिंग करेगा। इनकोडिंग कैसे, मतलब अब सपोज कि उसके मन में कोई विचार है, कोई संदेश है, कोई सूचना है, अब उसको उसको उस सामने वाले तक पहुंचाना कैसे है, उसके लिए क्या होगा, उसको एक तरीका इस्तेमाल करने, वो मौखिक तरीके से बता रहा है, या टेक्स्ट को कैसे कर रहा है, टाइपिंग कर रहा है, सब चीज़ें क्या है वो इनकोड करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, इनकोडिंग। तीसरा मैटर क्या हो गया, इनकोडिंग। चौथा चरण क्या हो जाएगा, पहला हम लोगों ने सेंडर हो गया, दूसरा हो गया मैसेज, तीसरा हो गया इनकोडिंग, चौथा हो जाएगा आपको एक मीडियम होना चाहिए। ठीक है, आपको एक पास चैनल होना चाहिए जिसके आधार पर क्या होगी, आपकी बात वहां तक पहुंचेगी। अब मीडियम के बाद बात किसके बाद पहुंचेगी, बात पहुंचेगी रिसीवर तक। ठीक है,
जिसको प्राप्तकर्ता भी बोलते हैं, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, प्राप्तकर्ता। अब ये क्या करेगा इसके बाद जो भी दूसरे जो मैसेज मिला उसको क्या करेगा, डिकोडिंग करेगा, उसको कूटानुवाद करेगा, कर सकता है तो। और इसके बाद अगर पूरी प्रक्रिया कैसे पूरी होगी, अगर इसके बाद ये पूरी प्रक्रिया को फिर से रन करना चाहता है तो उसके लिए क्या होगा, इसके बाद सबसे लास्ट मोमेंट क्या होगा, फीडबैक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, SMR ये होगी पूरी प्रक्रिया का, SMR ऐसे चलती है। इसके बीच में अन्य चरण भी होते हैं। 7 चरणों में पूरी प्रक्रिया क्या हो गई, पूरी हो गई। और फीडबैक मॉडल में क्या होगा, सीधे उल्टा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कई बार व्यवधान भी होता है, उसको भी काउंट कर लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉइज या शोर। ये क्या होता है, आपके संप्रेषण में क्या करता है, समस्या पैदा करता है। अब आगे चलते हैं, व्हाट इज द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और उसके क्या हैं पार्ट्स, क्या क्या हैं। और ये पर हम लोग वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी समझेंगे। तो अब देखते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में। प्रभावी, इसी के अंदर हम लोग वाचिक पढ़ेंगे, अवाचिक पढ़ेंगे, अंतर सांस्कृतिक पढ़ेंगे, सामूहिक पढ़ेंगे, और कक्षा संप्रेषण भी यहीं पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं वर्बल। वर्बल से समझ तो गए होंगे आप, वो वाचिक मतलब क्या है, जिसमें क्या है, आपको कुछ बोलते हैं या लिखते हैं, सब क्या है, किसके अंतर्गत आ जाते हैं, आपका वर्बल के अंतर्गत आ जाते हैं। सपोज करिए आप मौखिक में क्या है, आप किसी डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर रहे हैं, क्या है, आपके मौखिक कम्युनिकेशन का मीडियम हो जाएगा, ठीक है। आप किसी मीटिंग में हैं, स्पीच दे रहे हैं, इंटरव्यू है, कॉल है, सेमिनार है, सब क्या है, मौखिक संप्रेषण का भाग हो जाएगा। अब लिखित में क्या हो जाता है, लिखित में क्या है, आपने किसी को लेटर दिया, आपने किसी को ईमेल कर दिया, क्या कम्युनिकेशन तो यहाँ भी चल रहा है ना, फैक्स दे दिया, तो चार्ट वगैरह आपने किसी के सामने प्रस्तुत कर दिया, सब क्या है, लिखित है। तो ये क्या होता है, स्थायी होता है, जो लिखित कम्युनिकेशन होता है वर्बल में स्थायी होता है। और ये क्या करता है आपका, इसको भविष्य के लिए सुरक्षित आप रख सकते हैं। अब अगला जानते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अवाचिक या गैरवाचिक, ठीक है। इसको शाब्दिक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो आपकी बातें होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं, संकेत चिन्ह के द्वारा बात होती है। आपने किसी को सिंबल वगैरह दिखाया, कोई आपने एक्सप्रेशन दिया, आपको कुछ पसंद नहीं आ रही, नाक भौं से कोड़ लिया आपने, तो क्या है, आपका संकेत चिन्ह वगैरह हो गए, भाव चिन्ह वगैरह हो गए, ये सब किसका हिस्सा है, ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का है। आप कुछ अन्य माध्यमों से भी क्या आप बातें अपने किसी तक पहुंचा सकते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं नॉन वर्बल के अंतर्गत, आपके इसमें आ जाते हैं ध्वनि संकेत, आपका आ जाते हैं विजुअल साइन, आपका इसके अंतर्गत आ जाता है पार्स पैरा लैंग्वेज, और आपकी हो जाएगी बॉडी लैंग्वेज। ये सब किसके पार्ट हैं, ये सब भी आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट हैं। ध्वनि संकेत से तात्पर्य क्या है, आपने सपोज करिए पहले जब युद्ध वगैरह होते तो घंटा वगैरह, ओ सॉरी, शंख वगैरह बजाया जाता था, और स्कूल की रिंग वगैरह जो बजती है वो सब किसका पार्ट है, ध्वनि संकेत का। कि अगर आप दो बार घंटे को बजा दिया गया टन टन, तो क्या हो गया, वो आपके दूसरी बेला चालू हो गई। बेला अगर आपने विद्यार्थी से पढ़ा होगा तो ही आपको पता होगा, नहीं तो नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके ध्वनि संकेत हो गए। इसमें बर्जर वगैरह भी सारे चीज़ आ जाते हैं। विजुअल साइन में क्या हो जाते हैं, ड्राइंग, चैट, आर्ट वगैरह जो भी आता है आपका विजुअल साइन हो जाता है। पैरा लैंग्वेज, आप किसी से बात कर रहे होते हैं उसके आसपास क्या होते हैं, आप कुछ एक्सप्रेशन वगैरह दे रहे होते हैं, वो पैरा लैंग्वेज हो गया। बॉडी लैंग्वेज का होता है कि सपोज करिए आप किसी से बात कर रहे होते हैं, आपने कुछ बॉडी मूवमेंट की, तो अ, तो आपको समझ जाएगा। सपोज करिए आपको अंदर हिचकिचाहट हो रही है, आपने उस सामने वाले ने आपसे कुछ चीज़ बोली, आपने अपने दोनों कंधे ऊपर कर दिए, तो उसको लगा कि हिचकिचाहट है, समझ में नहीं आ रहा उसको, ठीक है। तो मुंह हिलाना, सहमत में आप हिलाना चाह रहे हैं, हाथ हिलाना, ये सारी चीज़ें। और दोनों चीज़, सपोज करिए एक क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति वर्बल कम्युनिकेशन आप बताइएगा और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक साथ कर रहा है, ठीक है। वर्बल में वो कह रहा है यस और नॉन वर्बल में कह रहा है नो, तो आप किस पे बिलीव करेंगे। नॉर्मल सी बात क्या होती है, जो ह्यूमन मेंटेलिटी होती है कि वो क्या होता है, जो आदमी के बोल रहा होता है उस पर नहीं, जो दिखा रहा होता है उस पर ज़्यादा विश्वास करता है। तो ये नॉन वर्बल आप वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से मान लेंगे, ठीक है। तो
अभी काफ़ी सफिशिएंट इसमें बाकी हुआ है, तो हम लोग आगे देखते हैं, चलते हैं। ये आपको नॉन वर्बल समझ में आ गया होगा, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें आप समझ लेंगे। 4 पार्ट इसके समझ लिए, विजुअल साइन, बॉडी लैंग्वेज और सारी चीज़ें। अब इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है, अगला टाइप देख लेते हैं। इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है, जब दो भिन्न भिन्न संस्कृतियों से कोई आया होता है तो उनके बाद जो कम्युनिकेशन होता है, डिफरेंट संस्कृतियों से जो लोग होते हैं उनके बाद जो कन्वर्जन होता है वो क्या होता है, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन कहलाता है। और इससे फ़ायदा क्या होता है, उनको समझने में मदद मिल जाती है आपको, आप उनके अनुभव जान सकते हैं, और क्या है, आपको उन गुणों का पता चलेगा, अवगुणों का पता चलेगा इसी के माध्यम से, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन के माध्यम से। अब ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, जीडी आप लोगों ने सुन रखा है, ठीक है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच क्या होता है, कोई विचार क्या होता है, चल रहा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि किसी की जो आपकी दक्षता होती है, उसकी रुचि होती है, उसका क्या है, साझाकरण किया जाता है। और इससे क्या होता है कि सपोज करिए जीडी वगैरह से आपको फ़ायदा क्या होता है, उससे फ़ायदा क्या होता है, आपकी संप्रेषण कौशल में वृद्धि होती है। अब हम लोग चलते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उसके बारे में, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं। अब इसके बारे में हम लोग चलें उससे पहले क्या है कि थोड़ा सा और जान लेते हैं। सिंपल सी बात है, जो टीचिंग है क्या है, शिक्षण क्या है, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया, आपको पता होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो पढ़ लीजिएगा, उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। और क्या होता है, दोनों बच्चों से चल रही होती है, कौन कौन सा होता है, टीचर भी होता है और आपका स्टूडेंट भी होता है। तो क्या होता है, दोनों बच्चों से चलने वाली प्रक्रिया हो गई, मतलब क्या हो गया, एक मार्गी नहीं द्विमार्गी कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है, ठीक है, इफेक्टिव क्लासरूम इसमें, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पूछना होता है, कहना होता है, सुनना होता है, समझना होता है, इसके द्वारा क्या होती है, पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। इसमें क्रियाकलाप भी आपके क्या होते हैं, महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। और इसके लिए जो महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या होता है कि संदेश होना चाहिए, छात्र होने चाहिए, शिक्षणविद होने चाहिए, कुछ मीडिया होनी चाहिए और शिक्षक होने चाहिए, इनके द्वारा क्या होती है, पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। तो अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए शिक्षकों के लिए क्या सिद्धांत होने चाहिए। अगर आपको इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन करना है तो शिक्षक के लिए क्या होना चाहिए, पहली बात तो उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए, अगर योग्यता नहीं तो कोई मामला ही गड़बड़ है। और जो लोगों का बौद्धिक स्तर क्या है, समझ सके कैसी है। और उसके अंदर क्या होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए। दक्षता इस मामले में क्या है कि आपको विषय दक्षता से तात्पर्य है। और इफेक्टिव क्या होती है कि कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, ठीक है। और आपका क्या होना चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए, उसको पास प्रोजेक्टर ग्राफ का कैसे इस्तेमाल करते हैं आजकल, जो कि ऑनलाइन क्लासेस का टाइम आ गया, तो इसमें आप क्या है कैसे इस्तेमाल करेंगे, बहुत सारे जो ऐप्स वगैरह आ गए उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो कम टीचर के लिए गुण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए और कर्तव्य निष्ठ भी होना चाहिए। अगर वो कर्तव्यनिष्ठ है तो क्या है, अब वो सम्मान भी पाएगा और क्या है, जो अपनी बात है वो ज़्यादा अच्छे से पहुंचा जाएगा। और अगर आप बात करें कि हाँ, पहली बात तो शिक्षक के बारे में चीज़ होनी चाहिए, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में। दूसरा क्या है, संदेश के बारे में भी, अगर आपको इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन करना है तो संदेश भी उसमें क्या करता है, मैटर करता है। संदेश क्या होना चाहिए, जो भी आपको उसको क्लास में बच्चों को जो भी बात समझानी है, जो भी हमें आपको कुछ भी समझा रहा हूँ, अब मैं आपको सीधे शुरू कर देता कि व्हाट इज़ द मतलब हार्मफुल फॉर बेटर कम्युनिकेशन, या उसके लिए बैरियर्स क्या है कम्युनिकेशन में, उनके बारे में पहले शुरू करता शुरुआत की अपेक्षा, तो आप मेरी बात तो कम अच्छे से समझ पाए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक अनुक्रम का होना चाहिए। अनुक्रम मतलब क्या है, एक सीरियल में होनी चाहिए जो आपको मैसेज है, क्या होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, जो आपके जो भी आप समझाना चाह रहे हैं, आप हम कुछ आपको बताना चाह रहे हैं तो आप अगर मेरी बात को समझ नहीं पाएंगे, अगर मैं क्या है अजीब भाषा में बताऊं, क्या है, उचित प्रतीकों का प्रयोग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सही सिंबल्स आपके सामने आए, उचित प्रतीक का आपके सामने इस्तेमाल हो। अगर आप हिंदी टीचर हैं तो आपके पास क्या बिंब सही होने चाहिए, प्रतीक सही होने चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या है कि प्रासंगिक अभ्यास वगैरह उसमें इस्तेमाल हो जाना चाहिए।
अब सपोज करिए कि अगला इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या है, जो शिक्षण की विधियां हैं वो मैटर करती हैं। हम लोगों ने मैसेज का बारे में पढ़ा है, अब आगे चलते हैं। शिक्षण विधियां भी क्या है, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन में मैटर करती हैं। और आपका जो मीडिया का चयन है, मीडिया से केवल आप लोग मीडिया फाइल में समझिएगा, मीडिया संबंधी सारी चीज़ें आती हैं। तो शिक्षण विधियां क्या होनी चाहिए कि उचित विधियां होनी चाहिए। सपोज करिए आप लोगों ने जब टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे उसमें क्या 3 प्रकार की लर्निंग या टीचिंग की जाती है। सपोज करिए पहले स्तर में क्या होता है कि बच्चों को क्या किया जाता है, रटाया जाता है। दूसरे वाले में क्या हो जाता है, उसको थोड़ा से समझने के लिए तैयार किया। तीसरे स्तर में क्या हो सकता है कि उसको डेमोक्रेटिक तरीके से छोड़ दिया जाता है कि जो है वो अपने आप को कुछ निगमित कर सके, कुछ रिसर्च कर सके। तो वैसे ये क्या किस लेवल पे आप कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको क्या है शिक्षण विधियाँ आपको चयन करना चाहिए। और मीडिया भी उसी हिसाब से होना चाहिए। क्या है कि बच्चा उस स्तर का मीडिया समझ पा रहा है कि नहीं। आप उसको क्या है ज़बरदस्ती की एक्सेल फाइल बना के पहुँचा दे रहे हैं, अब उसको ज़बरदस्ती डाटा आपको क्या है कैसे समझेगा, क्योंकि अब उसको उन सब के बारे में आइडिया नहीं है। आप कक्षा 2 के बच्चे को टैली नहीं पढ़ा सकते। और इसके लिए क्या है मीडिया की क्वालिटी भी तो सही होनी चाहिए, अच्छे मीडिया का प्रयोग होना चाहिए। सपोज करिए कि आपने बहुत घटिया क्वालिटी की 3GP फाइल लगा दी है, तो क्या है समझ में नहीं आएगा। आपने उसको कुछ चित्र वगैरह दिखा रहे हैं, अब आप उसको फिल्म दिखाना चाह रहे हैं, क्या है कि जिससे क्या है आपको कोर्स से संबंधित है, आप उसको हरिश्चंद्र दिखा रहे हैं मूक फिल्म में, इंटरेस्ट नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें क्या है देखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। शिक्षण अधिगम या मीडिया का एकीकरण होना चाहिए। जो भी आप पढ़ा रहे हैं उनके बीच में क्या है आपका तालमेल बैठना चाहिए। सिंपल सी बात है कि आप पढ़ा कुछ रहे हैं और आप मीडिया कुछ और दिखा रहे हैं। आप उसे दिखा रहे हैं, आप मतलब चैप्टर आप बिहारी पढ़ा रहे हैं या आप साइंस में कुछ पढ़ा रहे हैं। आप साइंस में उनको बता रहे हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ठीक है, और दिखा रहे हैं आप उनको साउथ की फिल्में, तो कैसे काम चलेगा। उनको कुछ साम्यता है क्या? नहीं भाई, साउथ की फिल्मों में तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत काम करता है क्या? नहीं करता। कोई मार दिया तो चल रहा जा रहा है उड़ते भाई, भाई वो कभी पृथ्वी में गिरेगा भी ना, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण से बाहर तो नहीं चला गया ना, उसके लिए 11.2 किलोमीटर क्या सेकंड का वेग भी तो चाहिए। तो वो सारी चीज़ें क्या है आप समझा रहे हैं तो उसका है कंटेक्स्ट से जुड़नी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको क्या है समझने वाली बात है। और ये शिक्षण विधियों क्या क्या मैटर करता है, पहली बात तो शिक्षक मैटर करता है, संदेश मैटर करता है, फिर शिक्षण विधियाँ मैटर करती हैं, और चौथी चीज़ क्या है अनुकूल वातावरण मैटर करता है। इसको बनाने के लिए क्या सिद्धांत हो सकते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि सिटिंग अरेंजमेंट, जहाँ पर आप बैठने उचित बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो क्या है सपोज करिए आप ऐसी जगह उनको बैठा रहे हैं जहाँ बहुत अगर गर्मी, तो उनको पढ़ने में मन लगे नहीं चाहिए। ठीक है, और प्रबलता प्रदान करनी चाहिए बच्चों को कि आप वो सीख सके ज़्यादा से ज़्यादा, और सीमित संख्या होनी चाहिए। जब मैंने मतलब एमए के एडमिशन के लिए जेएनयू में गया तो पता चला कि वहाँ पर मतलब 30-32 लोगों का एडमिशन होता है एमए के लिए, और उसके बाद क्या होता है उनमें से कि 7-8 प्रोफेसर आपको 32 लड़कों के बीच में मिल जाएंगे। तो कितना मतलब कितने अच्छे से इंस्ट्रक्शन हो पा रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और क्या होना चाहिए छात्रों के साथ सामंजस्य होना चाहिए, वातावरण को ये किया है कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट आप हो गए हैं तो क्या मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग ने समझ लिया कि इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी है, शिक्षक सही होना चाहिए, शिक्षक के लिए क्या क्या जरूरी है, संदेश के लिए क्या क्या जरूरी है, शिक्षण विधियों के लिए क्या जरूरी है, अनुकूल वातावरण के लिए क्या क्या जरूरी है। अब हम लोग जान लेते हैं बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बाधाएं या अवरोध क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले बात तो क्या है आपका लैंग्वेज अवरोध नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना आप लोग, लैंग्वेज बैरियर्स नहीं होने चाहिए। लैंग्वेज बैरियर से मतलब क्या है कि आप सपोज करिए कि तमिलनाडु में पढ़ाने गए हैं और क्या है आप उनको हिंदी में पढ़ा रहे हैं। पहली बात तो पहले मारे ना, यही बात अच्छी बात है। बाकी अगर आपकी बात समझ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि आप कहाँ पर अपनी बात समझाना चाह रहे हैं, किन बच्चों को समझाना चाह रहे हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। इसके अंतर्गत क्या आता है और लैंग्वेज बैरियर के अंतर्गत क्या है, सिंपल सी बात है। आपको लैंग्वेज बैरियर में आप पहली बात तो भाषा का जो प्रारूप होना चाहिए वो सही होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि आपको भाषा का ज्ञान भी तो होना चाहिए। आपको भाषा का ज्ञान ही नहीं है, आप हिंदी क्षेत्र में पढ़ा रहे हैं लेकिन आपको हिंदी का आता पता ही नहीं है, नो आइडिया अबाउट हिंदी, आपको क्या है वोकैब आती ही नहीं है हिंदी की, तो क्या है आप पढ़ा पाएंगे अच्छे से? तो नहीं। तो वोकैब वगैरह का क्या है आपको विस्तृत ज्ञान होना चाहिए।
और क्या हो, शब्दों में क्या होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर शब्द क्लियर नहीं है तो क्या होगा, अ, मामला गड़बड़ा जाएगा। आप ड्यूल लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। और सांस्कृतिक विभिन्नता वगैरह भी देखनी चाहिए भाषा के रूप में, जैसा मैंने पहले बता दिया। अब पहला क्या हो गया, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में लैंग्वेज का बैरियर हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, फिजिकल बैरियर से हो सकते हैं। फिजिकल बैरियर आप लोग समझ सकते हैं। सपोज करिए मैं आपको मतलब आप ये वीडियो देख रहा हूँ, उसी समय आपको क्या बहुत ज़्यादा नॉइज आ रहा हो, तो क्या होगा, ये बैरियर का काम करेगा। और सपोज करिए कि आप कहीं पर किसी सेमिनार में हैं, बार बार कोई चाय काफ़ी लेकर आ जा रहे हैं, तो क्या है, बैरियर का काम करेगा, फिजिकल बैरियर हो गया। और आप क्या है कि टीवी देख रहे हैं, कम्युनिकेशन चल रहा है और लाइट चली गई तो मामला डिसिम, तो क्या हो गया, फिजिकल बैरियर का पार्ट आ जाएगा। तीसरा पार्ट क्या हो गया, तीसरा पार्ट हो जाएगा साइकोलॉजिकल, सॉरी साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं। सिंपल सी बात है कि अब आपका इंटरेस्ट साइंस में नहीं है, आपको फिजिक्स पढ़ने में मन नहीं लगता, अरुचि है आपको, ठीक है, साइंस मतलब किसमें किसमें अरुचि है आपको, साइंस में, फिजिक्स में, ठीक है। और आपको ज़बरदस्ती फिजिक्स में बैठा रहे हैं तो क्या है, आपका मनोवैज्ञानिक रूप से तो आप वहाँ पे उपस्थित नहीं है ना, तो आपका मामला गड़बड़ाया जाएगा। पूर्व धारणाएं भी इसमें मैटर करती हैं, प्रीजम्पशन जो होते हैं वो भी क्या है, आपका मामला गड़बड़ा देती हैं। पूर्व धारणाएं, पूर्व धारणाएं से तात्पर्य क्या है कि आप ये मान के बैठे हों कि पंकज अच्छा पढ़ाता है ही नहीं, तो क्या है, मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊँ तो आपको समझा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप मेरी बात पे फोकस ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप मनोवैज्ञानिक रूप से वहाँ पे है ही नहीं। आपके अंदर अगर डिप्रेशन वगैरह है तो भी आप क्या चीज़ें नहीं समझा पाएंगे। और बाकी क्या है, अगर आपके बीच में मतभेद है, अब सपोज करिए कि दो पार्टियां हैं, पार्टी ए एंड पार्टी बी, दोनों में क्या है, पटती नहीं है। अब ये इसको कुछ समझाने की कोशिश करे तो भैया क्या समझ में आएगा, नहीं समझ में वाला है ना। और क्या कई बार क्या होता है, भय वगैरह होता है, मानसिक भय वगैरह बना रहता है, तो भी क्या है, आप चीज़ें नहीं समझ पा रहे होते हैं। तो ये क्या किसका पार्ट हो गया है आपका, फिजिकल ओ सॉरी साइकोलॉजिकल बैरियर्स का, जिसके अंतर्गत क्या आता है कि ये सारी चीज़ें आती हैं, रुचि, पूर्व धारणाएं, चिंता, मतभेद। और क्या बार क्या होता है कि अभी हम पढ़ा रहे हैं और आप क्या किसी अन्य ही दुनिया में विजिट मतलब चर्चा कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं पता नहीं, आपके दिमाग में कोई मीटिंग चल रही, कोई डेट चल रही, तो मामला आप इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव नहीं हो पाएगा और बैरियर का वो काम करेगा। अगला क्या है, संगठनात्मक बैरियर्स की बात कर लेते हैं हम लोग। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, क्या कई बार क्या होता है, संगठन कई हमारे जो इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं उनको क्या होता है, बहुत सारे नियम वगैरह होते हैं, बहुत सारे नियम वगैरह ऐसे होते हैं कि बहुत क्लिष्ट होते हैं। तो क्या होती है, चीज़ें ऊपर नीचे हो नहीं पाती, तो क्या होते हैं, एक प्रकार का वहाँ पर संप्रेषण मुश्किल हो जाता है। और सिंपल सी बात है कि आपका टारगेट कुछ और था और टारगेट आपका क्लियर नहीं हुआ, ऑर्गेनाइजेशन में उसने टारगेट को मतलब स्पष्ट क्लियर नहीं किया, तो भी क्या संप्रेषण सही से नहीं हो पाएगा। और सपोज करिए कि नॉर्मली जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। मैथ वाला टाइम एंड डिस्टेंस नहीं, यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस टाइम ऑर्गेनाइजेशनल स्तर में फिलहाल तो प्रॉब्लम कम हुई है, लेकिन पहले क्या होता था कि आपको आपका हेड ऑफिस क्या है, दिल्ली में है आपका, और आप चेन्नई में रह रहे हैं, या आप कहाँ रह रहे हैं, कोलकाता में रह रहे हैं, और आपको अपनी बात वहाँ तक पहुँचानी है, तो क्या कई बार क्या होता है, दूरी वजह से क्या है कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा, सारे क्या है बैरियर्स का काम करते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ पर्सनल बैरियर्स भी होते हैं, पर्सनल बैरियर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। जो व्यक्तिगत होते हैं, इसमें दो लोगों को समझ सकते हैं हम लोग, जो हायर अप होते हैं और जो कर्मचारी होते हैं, जो वर्कर होते हैं, उनके बारे में समझते हैं यहाँ पर। सपोज करिए जो हायर अधिकारी होता है, जो भी आपका उच्च अधिकारी होता है, उसके मन में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। वो क्या होता है कि जो अपने साथ का नीचे का बैठा हुआ इंसान होगा, कर्मचारी होगा, उससे बात करने में क्या उसकी हायरार्की क्या है, आड़े आ रही होती है। तो क्या वो वहाँ पर क्या है, ये पर्सनल
क्या है, व्यक्तिगत रूप से उसका बैरियर का काम करेगा। और अधीनस्थों की सबॉर्डिनेटी की समस्या होती हैं कि क्या होता है, वो अधिकारी हैं तो वो अपनी बात उन तक नहीं कह सकते, कहीं मालिक भड़क गए तो। नौकरी सामने समस्या रहती है ना कि अब उसका पर्सनल बैरियर ही तो हुआ कि उसको कोई समस्या है, उसका पेट दर्द कर रहा है। आप लोगों ने सदगत कहानी मैंने अपलोड की है, पढ़ी होगी, सुनी होगी सारी, आप सुनिए। तो उसमें क्या होता है कि क्योंकि वो पंडित जी के घर में जा रहे होते हैं, कुल्हाड़ी से कूट रहे होते हैं, फाड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन क्या है, नहीं कर पा रहे होते। क्यों नहीं कर पा रहे होते हैं, मतलब उसको भूख लगी होती है लेकिन कह नहीं पाता। क्यों नहीं कह पाता, क्योंकि उसके अंदर क्या है, हायरकी मैटर कर रही होती है। अब हम लोग चलते हैं मीडिया के बारे में। ठीक है, हम लोग अपने सिलेबस के बिल्कुल लास्ट की तरफ चल चुके हैं और 5 से 10 मिनट का बच्चा है, पूरा सिलेबस आपका लगभग लगभग कवर हो जाएगा। हम लोग अब चल लेते हैं मीडिया। थोड़ा से जब इतना सब कुछ जान लिया तो मीडिया के बारे में जान लें। हिंदी क्या बोलते हैं इसको, माध्यम बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या है नॉर्मली, मतलब मीडिया का मामला हम लोग टीवी वगैरह दिमाग में आ जाता है, न्यूज़ वगैरह, तो केवल वही भर नहीं है भैया। इसमें दो प्रकार का पहली बात तो आता है, एक प्रिंट मीडिया आता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए। प्रिंट में क्या आ जाता है आपका, न्यूज़पेपर वगैरह सारी चीज़ें क्या हैं, प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में न्यूज़ वगैरह आ गया, अदर चीज़ें भी आ जाएंगे। ठीक है, केवल इसका मतलब मीडिया का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, प्रिंट वगैरह भी इसी का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग अपने सिलेबस के मीडिया के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। मीडिया क्या होता है, माध्यम होता है कि किसी एक जगह के विचारों को दूसरी जगह तक पहुंचाने का। अब हम लोग जानते हैं जो हमारा सिलेबस में है वहाँ पर चलते हैं। हमारे सिलेबस में मास मीडिया एंड सोसाइटी। व्हाट इज मास मीडिया एंड सोसाइटी। आपको पता है कि भारत में 3 स्तंभ तो किन किन को कहा जाता है, कार्यपालिका, विधायिका एंड न्यायपालिका। एक चौथा स्तंभ है जिसको क्या कहा जाता है, मीडिया। इसको चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो समाज के आवश्यक सुधार है उनमें क्या है, महत्वपूर्ण योगदान करता है। तो इनका काम क्या, उद्देश्य क्या होता है, ये काम क्या करता है, क्वेश्चन सीधे आ जाता है, व्हाट इज द मतलब मोटिव ऑफ मीडिया। तो इसका काम क्या होता है, सबसे पहली बात तो सूचना देना होता है। उद्देश्य अगर देखें मीडिया का, सूचना देना होगा, आपको क्या होगा, शिक्षित करना होगा, जागरूक करना होगा और मनोरंजन करना भी होगा। ये सब काम क्या करता है, उद्देश्य परक ढंग से कौन करता है, मीडिया करता है। इसका कार्य क्षेत्र भी इन्हीं से संबंधित हो जाएगा, वर्किंग एरिया भी मतलब इन्हीं से संबंधित हो जाएगा। क्या, सूचना देने का काम हो जाएगा, शिक्षित करने का काम हो जाएगा, मनोरंजन काम हो जाएगा। और ये क्या काम क्या करता है, क्योंकि चौथा स्तंभ भी है, ये निगरानी का काम भी करता है, जो खोजी पत्रकार वगैरह आप लोगों ने सुना है। और ये क्या है, विचार विमर्श के लिए मंच भी प्रदान करता है, विचार विमर्श के लिए प्रदान करता है कौन, यही आपका कौन प्रदान करता है, मीडिया। ठीक है, और अब मास मीडिया के बारे में और जान लेते हैं थोड़ा सा। सोशल मीडिया का नाम तो सब लोगों ने सुन ही रखा होगा आज के टाइम में। जिसने सोशल मीडिया नहीं सुन रखा तो समस्या वाली बात है। और इसको नेटवर्क का मॉडर्न टाइप से भी कहा जाता है। अब इसमें होता है क्या है, इसके अंदर आते कौन कौन सोशल मीडिया के अंदर, यूट्यूब वगैरह आ गया जिसके द्वारा हम अभी आपसे बात कर रहे हैं। इसमें आपका क्या आ जाएगा, यूट्यूब वगैरह आ जाता है आपका, ब्लॉग वगैरह आपका आ जाते हैं, ब्लॉगर्स वगैरह होते हैं जिसके द्वारा आप उनके क्या बारे में जान सकते हैं। ट्विटर वगैरह, ट्विटर की खोज किसने की थी बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। खोज क्या मतलब किसने निर्माण किया था। फेसबुक वगैरह भी हो गया आपका, व्हाट्सअप वगैरह हो गया, टेलीग्राम वगैरह हो गया, सब क्या है किसके अंतर्गत आएंगे, इसी के अंतर्गत आएंगे। विकीपीडिया जो कि फ्री पेज है, ये सब क्या है आपका सोशल मीडिया का पार्ट हो जाएंगे। सोशल मीडिया के बारे में आप और जान लेते हैं। इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं और निगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। पॉजिटिव भी है और कुछ निगेटिव भी हैं सोशल मीडिया के। सोशल मीडिया के क्या है, अगर अब इसके पॉजिटिव देखा जाए तो क्या है, सीधा और सुविधाजनक संपर्क। मतलब क्या है, आपको इसने सरल सुविधाजनक संपर्क की सुविधा प्रदान की है। सुविधाजनक संपर्क आप एक दूसरे से स्थापित कर सकते हैं। इसने क्या है, आर्टिकल 19 को मजबूत किया। आर्टिकल 19 क्या है, अभिव्यक्ति को, आज़ादी को इसने क्या है और मजबूत किया है। आपको इससे समझ लीजिए। आपको मनोरंजन के साधन ज़्यादा बड़े कर दिए हैं, आप सब तक मनोरंजन कर सकते हैं। ज्ञान का भंडार आपके सामने आ गया है, इसी के कारण आ गया है। और धन कमाने के मौके भी इसने दे दिए हैं आपको। और बिजनेस के नए टाइप से भी आपके सामने इसने रखे हैं। निगेटिव में क्या कर सकते हैं, इसकी लत लग जाती है। आप दिन भर यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, दिन भर क्या है आपका इंस्टा ही चल रहा है, तो ये क्या है लत का काम करेगा। ये क्या है, लत का
हिस्सा हो जाएगा। क्या होता है कई बार क्या है, धन की हानि भी हो जाती है। क्या आप गेमिंग वगैरह में भिड़ गए हैं, यहाँ पे धन की हानि भी हो जाती है। टाइम तो आपका जो जाता है ही है, दिन भर व्हाट्सअप में ही लगे हुए हैं, मम्मी कहती नहीं दिन भर फ़ोन में लगा है, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। क्या है कई बार क्या है, आपको गैर जिम्मेदार भी बना देता है, क्योंकि आप क्या समाज से कट जाते हैं, तो गैर जिम्मेदार भी आप कई बार हो जाते हैं। झूठ के तीव्र प्रसार, क्योंकि क्या होता है कोई फेस टू फेस तो होता नहीं, ये क्या है झूठ का तीव्र प्रसार भी करता है। कई बार क्या होता है इसका दुरुपयोग भी होता है। दुरुपयोग कैसे होता है, कोई भी फेक न्यूज़ फैलाने में क्या है काम आपका आ जाता है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे कैसे इसका नकारात्मक प्रभाव होता है। देखिए जो मीडिया की पत्रकारिता के बारे में क्या क्या है, गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है, जनसेवा है। अब हम लोग और चीज़ें समझ लेते हैं जो कि फैक्चुअल पार्ट है। उस फैक्चुअल पार्ट को हम लोग यहाँ पर देखते हुए आगे चलते हैं। तो पहला क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंतर्गत मीडिया संबंधित जो मंत्रालय है उसको क्या बात कर, कौन कौन सा मंत्रालय है, इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू कम्युनिकेशन क्या क्या है। पहला तो भैया जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आपका मतलब ब्रॉडकास्टिंग है, वो आपका इसका सबसे पहले पार्ट में आ जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इस समय इसके मंत्री कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिनिस्टर, इसके 4 प्रभाग है, सूचना विभाग है, प्रसारण प्रभाग है, फिल्म प्रभाग है, एकीकृत प्रभाग है। 4 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला क्या है, सूचना है। दूसरा क्या है, प्रसारण है। तीसरा क्या है, फिल्म से संबंधित है। चौथा क्या है, एकीकृत प्रभाग, जो सब काम का एक जगह पे करता है, ठीक है। इसी के अंतर्गत केंद्रीय फिल्म प्रमाणन एवं बोर्ड एवं सूचना विभाग भी आता है। अगला चीज जिसके बारे में हम लोग जाने हैं वो है प्रसार भारती। पूछता है इसकी डेट वगैरह कई बार पूछता है, बस और कुछ ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछे। इसकी स्थापना कब होती है, 23 नवंबर 1997 में। कहाँ पे होती है, वो आपकी होती है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसी प्रसार भारती ने ही 2004 में आपका DTH शुरू किया था, डायरेक्ट टू होम। इसके बारे में आप लोग जान गए होंगे। अब आकाशवाणी की बात कर लेते हैं, जो भी ये भी क्या है कम्युनिकेशन में आने वाले प्रयोग होने वाली बात है। इसकी सबसे पहले क्या होती है, 1927 में शुरुआत होती है। कहाँ पर शुरुआत होती है, आपका मुंबई में होती है और कोलकाता, जो सबसे बड़े। बाद में इसका क्या है, सर पहले निजी रूप में शुरू होते हैं, परंतु बाद में इनका क्या है 1930 में इनको क्या कर दिया जाता है, सरकारी बना दिया जाता है। और इसका जो आकाशवाणी का मतलब मतलब लोगो है या टैगलाइन हो क्या है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये आपकी यूपी में एक पार्टी है, आप लोग जानते होंगे, उसका भी नारा रहता है। और इसका नाम परिवर्तन क्या हुआ, पहले आकाशवाणी का क्या था, पहले इसका नाम था, 1936 में नाम बदला गया, इसका नाम बदल क्या हो गया, AIR, ऑल इंडिया रेडियो, आप भी सुनते हैं। और इसका जो आज हम लोग आकाशवाणी सुनते हैं उसका नाम कब पड़ा, आकाशवाणी 1956 में सीधे सीधे हुआ एक बार, आकाशवाणी का नाम आकाशवाणी कम पड़ा। और स्वतंत्रता समय लगभग 6 आकाशवाणी केंद्र थे ड्यूरिंग फ्रीडम, मतलब करीब फ्रीडम के समय कितने थे, 6 थे। वर्तमान में तो बहुत सारे हो गए हैं। और इसका विदेश सेवा प्रभाग वगैरह भी हो गया है। अगला चीज़ है जिसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए वो है दूरदर्शन, ना कि दूरदर्शन, क्योंकि आजकल एक पेज है दूरदर्शन काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है, 15 सितंबर, सीधे सीधे डेट पूछी जाती है, ये बिल्कुल रट लीजिएगा, 15 सितंबर 1959 में। आकाशवाणी भवन कहाँ है, नई दिल्ली में है। आप लोग कभी कभी राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए होंगे तो वहाँ पर रास्ते में आकाशवाणी भवन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जब पथरकट्टा से आप जाएंगे, सॉरी पटेल नगर से आप राम मनोहर लोहिया की तरफ जाते हैं। तो ये हो गया आपका। और ये समाचार का इसका सब इसके जो न्यूज का नियमित प्रसारण कब से शुरू हुआ, वो शुरू हुआ आपका 1965 में। और प्रथम न्यूज रीडर कौन थी, फर्स्ट न्यूज रीडर आपकी क्या थी, प्रतिभा पुरी थी। ये आप लोग इनका भी नाम याद रखिएगा, काम आ सकता है, ठीक है। और रंगीन प्रसारण की शुरुआत कब होती है, क्वेश्चन भी आता है सीधे सीधे। आपके रंगीन प्रसारण की शुरुआत होती है 1982 में, जो एशियाई खेल हुए थे उनका दिल्ली में आयोजन हुआ था, उसी के समय से इसका प्रसारण शुरू हुआ था, रंगीन प्रसारण। ज्ञान दर्शन की स्थापना कब हुई है, आप लोग जिस पे आज देख सकते हैं बहुत सारे चीज़ें सिलेबस की चीज़ें आती रहती हैं, वह हुआ है 26 जनवरी
2000 को। और इसको कौन चला रहा है? इसको चला रहा है आपका इग्नू और प्लस आपका शिक्षा मंत्रालय मिलके। और डीडी किसान के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ये भी क्या है, किसानों से कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा मीडियम बन चुका है। इसकी स्थापना हुई 26 मई 2015। प्रेस एंड प्रिंट मीडिया के बारे में इतना जान लीजिए कि इसकी स्थापना 1953 में प्रथम प्रेस आयोग के साथ होता है। और सबसे पुराना अखबार की बात की जाए तो बॉम्बे समाचार है, जो महाराष्ट्र में प्रकाशित हो रहा है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है बताइए आप लोग? ये मनाया जाता है आपका 16 नवंबर को। ये डेट याद रखिएगा। और प्रेस पीआईबी क्या है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये क्या करता है? ये पीआईबी क्या करता है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये समझ लीजिए सरकार का मुख्य पत्र ही है। सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, उनके कार्यक्रम हैं, उनके पहल हैं, उनकी उपलब्धियां हैं, उनको क्या लोगों के सामने लाता है। किसके माध्यम से लाता है? मीडिया के माध्यम से। कौन कौन सी मीडिया? वो हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक और प्लस प्रेस या प्रिंट मीडिया जिसे कहते हैं, ठीक है। तो पहुँचाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी पीआईबी के बारे में। फिल्म इंस्टीट्यूशन क्या है? 1943 में इंडियन में न्यू परेड। कोई मतलब नहीं है आपको इतना ज़्यादा। फिल्म प्रभाग की स्थापना क्या हुई? 1984 में मिक्स करके बनाया गया था। सिने हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, इसकी स्थापना कब होती है? 1952 में आता है ऐप। और यही क्या करता है? आज जितनी भी फिल्में, जितनी भी चलचित्र वगैरह प्रकाशित होते हैं, उनके बारे में क्या है? काम देखता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय चलचित्र प्रमाणन बोर्ड वगैरह भी आता है, जो कि सार्वजनिक करने के फिल्मों के जो रूल्स वगैरह हैं उसको निर्माण करता है। भारतीय बाल फिल्म समिति कब बनती है? 1955 में। भारतीय बाल फिल्म समिति। और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के विस्तार एनएसडीसी, सॉरी, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी डेट याद रखिएगा, 1975 में होती है। और बाकी अगर समाचार एजेंसियों की बात की जाए तो पीटीआई हो गया, प्रेस ट्रस्ट इंडिया, इसकी स्थापना कब होती है? इस समाचार एजेंसियाँ थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर एक फैक्ट्स हैं जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जल्दी जल्दी। अब बाकी कॉन्सेप्चुअल पार्ट हम लोग पहले कर चुके हैं। पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब होती है? 1947 में। ये बिना लाभ की संस्था है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 अगस्त 1947 में। और इसने सेवा कब शुरू की है? 1949 में। तो ये डेट याद रखिएगा, 1 फरवरी 1949 से अपनी सेवाएं दे रहा है। स्थापना कब हुई थी आपकी? पीटीआई की स्थापना हुई थी 27 अगस्त 1947 में। अब यूएनआई, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया की स्थापना क्या होती है? इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया 1956 में स्थापना, और 19 दिसंबर 1959 तक क्या है आपका? ये स्थापना 1956 में होती है। काम कब से कर चालू करता है? 1959 में। सबसे विश्व की जो सबसे बड़ी सूचना कंपनी राइटर के माध्यम से विश्व को समाचार वितरित करती है, वो क्या है? यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया ही है। और गुट निरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल की स्थापना कब होती है? ये क्वेश्चन आ सकता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक के नाम लोग आप लोगों को पता होंगे। गुट निरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल की स्थापना होती है 1976 में। इसमें क्या है आपका? इंग्लिश में, आपका स्पेनिश में, आपका फ्रेंच में और अरबी में क्या है? ये सारी चीज़ पत्रिकाएं स्थापन की जाती हैं। अच्छा, भारतीय प्रेस परिषद के जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वो क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज होता है, ठीक है, सेवानिवृत्त जज। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जितना भी कम्युनिकेशन संबंधित जो कि आपका नेट में 5 नंबर क्वेश्चन में आ सकता था, वो हमने पूरा यहाँ पे देख लिया है। कोई भी चीज़ यहाँ पे हमने नहीं छोड़ी है। तो मुझे तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा।
तो अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।